आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक कंटेंट वीडियो क्रिएट की जो कि आई थिंक 27 मिनट्स पर मुश्तमिल थी, जो कि पहले लेक्चर से लेकर 20 लेक्चर तक जितने भी हमारे कंटेंट, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने लेक्चर में पढ़ाने हैं, जो आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, वो तमाम जो पॉइंट है वो मैंने उस कंटेंट वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। अ, इस वीडियो में हमारा जो मेन मकसद है लेक्चर नंबर 1 में, वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें स्टार्ट से लेकर इस कोर्स के एंड तक हमें इस चीज़ की रहनुमाई हासिल होगी और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में हमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब तक फॉरेक्स के बारे में या फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में जब तक आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मार्केट है क्या, फाइनेंशियल मार्केट है क्या, ये किस तरह काम करती है, ये कितने टाइप्स की है और इस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके प्राइस को अप करती है, डाउन करती है, बाय क्यों करते हैं, सेल क्यों करते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या होता है, ट्रेड एग्जीक्यूशन क्यों करते हैं, प्रॉफिट कैसे गेट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये जस्ट पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है, जिसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मुकम्मल तौर पे आपको मालूम हो जाएगा कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। बाकी लेक्चर नंबर 2 के बाद लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, वो तो फिर एडवांस लेवल पे हमारी लर्निंग चलती रहेगी। ये सिंपल एक पहला लेक्चर है और ये एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों पर्सन के लिए बेसिकली ये मेरा कोर्स है। और पहला लेक्चर जब आप स्टार्ट करेंगे, आप इसको देखेंगे, आपको खुद फील होगा कि मैंने बेसिक से ट्रेडिंग ये लेक्चर स्टार्ट किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं बहुत ही इसको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। अगर मैं पहले लेक्चर पे ही आपको एडवांस लेवल की टर्मिनोलॉजीज अगर मैं यूज़ करने लग गया तो आई थिंक कि आप इसमें मायूस हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी। पहला लेक्चर बहुत ही सिंपल होने वाला है और फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी पहले लेक्चर से। आपको यानी इसके बारे में कंप्लीट हाउ नो हो जाएगी कि ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, इन फ्यूचर हमने इसको कैसे लेके चलना है। इस पहले लेक्चर से ये आपका तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने जो पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर देता हूं कंटेंट्स। ये बेसिकली 14 पॉइंट्स है, ठीक है। पहले लेक्चर में फॉरेक्स ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन पर मबनी ये जो लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, इसमें 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट में मैं आपको कुछ अपने बारे में, माई फॉरेक्स फ्रीलांसिंग जर्नी कुछ मैं बताऊंगा, ताकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा भी अगर कोई दोस्त फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो इसमें फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का नॉलेज भी मैंने यानी किन किन प्लेटफॉर्म पे मैंने फ्रीलांसिंग की है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करना चाहते या फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के, इसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। माई फॉरेक्स एंड फ्रीलांसिंग जर्नी, उसके बाद एसेंशियल स्किल्स एवरी फॉरेक्स ट्रेडर मस्ट हैव, ठीक है। अच्छा, यानी आपके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, वो इंशाल्लाह कुछ पॉइंट्स आपको, कुछ डिटेल आपसे शेयर करूंगा। वो चीज़ें आपने अपने अंदर तलाश करनी है और अगर नहीं है तो उसको बिल्ड करना है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको शार्प माइंड होना बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल स्किल्स जो है ना वो रखना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करूंगा जो कि आपने अपने अंदर बिल्ड करनी है। उसके बाद नंबर 3 पे हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन, यानी फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन वगैरह, ये कितने टाइप्स की मार्केट है, कब से यानी स्टार्ट से लेकर अब तक किस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा रही है, या स्टॉक मार्केट की शक्ल में या इक्विटी मार्केट की, इंशाल्लाह इसमें हम पढ़ेंगे।
फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन क्या है, यानी पूरी दुनिया में कितनी मार्केट है और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है। तो ये भी इंशाल्लाह 4 पॉइंट पे 5 पॉइंट पे स्टॉक वर्सेस इक्विटी वर्सेस फ्यूचर मार्केट, यानी तीन टाइप्स की ये मार्केट है और इनका क्या क्या परसेंटेज है और ये किस तरह वर्क करती है, कौन कौन सी इसमें चीज़ें ट्रेड की करती हैं, लाइक करेंसीज हैं, कमोडिटीज है, शेयर्स है, क्या है, वट जो भी है वो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 6 में फॉरेक्स कंपेयर टू अदर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 7 में हाउ द फॉरेक्स मार्केट वर्क, फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है। नंबर 8 में हु एक्चुअली मूव्स एंड कंट्रोल द मार्केट, यानी बेसिकली कौन इस मार्केट को कंट्रोल कर रहा होता है, इंस्टीट्यूशनल है या सेंट्रल बैंक है, वट जो भी है वो इस पॉइंट पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 करेंसी एक्सचेंज एक्सप्लेन, यानी करेंसी मसलन ट्रेड क्यों करते हैं, तब्दील क्यों करते हैं, यानी आपने देखा है आप अगर पाकिस्तान से अगर अमेरिका जा रहे हैं तो पीकेआर दे के आपने यूएसडी लेना है, तो ये चीज़ें क्यों ट्रेड की जाती है वो इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 10 में हाउ करेंसी एक्सचेंज वर्क ट्रेडिंग यूएसडी विद अदर करेंसीज, ठीक है, यानी यूएसडी के थ्रू आपने अदर करेंसीज कैसे बाय सेल करना है वो इंशाल्लाह इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जस्ट आपको ये पॉइंट शेयर करने का मकसद ये है कि स्टार्ट में ही आपको पता चले कि ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटरेस्टेड कितना है। ये तमाम पॉइंट हम इंशाल्लाह इसमें बहुत डिटेल वाइज पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, ठीक है। नंबर 11 पे एक्सपर्ट टिप्स फॉर बिल्डिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर, आपको कुछ टिप्स जो मैं समझता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग करियर में जो मैंने स्टार्ट से लेकर अब तक जो भी मैंने सीखा है, जो मैंने गोल अचीव किए हैं या जो मैं समझता हूँ कि टिप्स आपको देने चाहिए फॉर सक्सेस ट्रेडिंग, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। 12 पे है वाई डेमो एंड रियल अकाउंट आर इम्पोर्टेंट। आपको पता है कि डेमो अकाउंट जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए होता है, इसमें आप जो है ना डेमो अकाउंट में आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, डेमो रियल अकाउंट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये है कि डेमो में आपका जो पैसा है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो फेक होती है, रियल अकाउंट में वो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि लॉस होने पर आपका अकाउंट खत्म हो जाता है, आपके पैसे लॉस हो जाते हैं, ठीक है। डेमो और रियल अकाउंट दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन फीचर्स भी सेम है, सब कुछ सेम है, टूल्स भी सेम है, लेकिन क्या है कि इन्वेस्टमेंट मनी जो है ना, डेमो की इन्वेस्टमेंट मनी उसमें जो डिपॉजिट मनी है वो फेक है, और रियल अकाउंट जो है उसमें आपकी जो डिपॉजिट मनी है वो आपकी अपना पैसा है, जो कि आप प्रॉफिट करेंगे तो वो पैसा बढ़ जाएगा, लॉस करेंगे तो वो पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। वाई डेमो एंड रियल अकाउंट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 13 में हाउ टू लिंक योर लोकल बैंक अकाउंट विद द फॉरेक्स ब्रोकर, ठीक है। 13 नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जी आप अपने लोकल बैंक को किस तरह आपने लिंक करना होता है अपने फॉरेक्स ब्रोकर के साथ, और किस तरह डिपॉजिट विड्रॉल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो इस पॉइंट पे शेयर करेंगे। 14 में रिकमेंडेड पेमेंट गेटवे फॉर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कंट्री वाइज गाइड, ठीक है। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो आपने डिपॉजिट करना होता है, यानी अपना जो पैसा है, अपना जो फंड है वो डिपॉजिट करना है, उसके मुख्तलिफ जो है ना वेज हैं। लाइक अगर आप फर्ज करें कि अपनी कंट्रीज में है और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप लोकल बैंक के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, और इन केस अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है और आपके पास कोई आउटसोर्स कोई वॉलेट है, कोई बीटीसी वॉलेट है, यूएसडीटी वॉलेट है, तो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी उसमें डिपॉजिट कर भी सकते हैं और उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह यूके का पेमेंट गेटवे है Skrill.com, जिसको ओल्ड टाइम में मनी बुकर्स के नाम से जानते थे। नेटलर है, बहुत से दोस्त इन सब चीज़ों को जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में आप इसको अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तमाम 14 पॉइंट्स इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, और आई थिंक ये 14 लेक्चर जब आप मुकम्मल सीख लेंगे तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कम अज़ कम आप देखें, इसमें एक्सपर्टीज हासिल करना वो एक अलग बात है, वो स्टेप बाय स्टेप, यानी लेक्चर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 20 तक जैसे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे,
टेक्निकल जो है ना, ये कोर्स मज़ीद टेक्निकल होता जाएगा, मुश्किल भी होता जाएगा, इंटरेस्टिंग भी होता जाएगा। लेकिन ये है कि पहला लेक्चर कम से कम आपको ये चीज़ बता देगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। तो टाइम को शॉर्ट करते हुए हम लेक्चर नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। अच्छा, कोशिश ये करें कि लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कोई नोटबुक वगैरह या कोई पेन नोटबुक वगैरह पास रख लें। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको, कोई टर्मिनोलॉजीज, कोई डिफरेंट कीवर्ड्स, कोई डिफरेंट जो है ना, आपको कोई भी पॉइंट आपको महसूस होता है कि कोई ये डिफरेंट है, आपको नहीं समझ आई, आप उसको नोट डाउन कर लें और आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना है कि रहमान भाई ये फलाना पॉइंट है, वो मुझे समझ नहीं आई, काइंडली इसको आप मुझे ब्रीफ कर दें। मैं उसको कोशिश करूँगा कि व्हाट्सएप पे ब्रीफ कर दूँ। अगर आप फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो फिर यानी हम कोई टाइम निकाल के आपस में 1 to 1 जो है ना, जूम मीटिंग के थ्रू मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी फॉरेक्स जर्नी और फ्रीलांसिंग जर्नी, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेरे बारे में नो हाउ होना चाहिए कि आप जिससे कोर्स कर रहे हैं, जिससे आप सीख रहे हैं, वो बंदा किस काबिल है, आया कि वो ट्रेडिंग की दुनिया या फ्रीलांसिंग की दुनिया या आईटी की दुनिया में कुछ स्किल्स रखता है कि नहीं रखता। तो ये मेरा थोड़ा सा ओवरव्यू है, पोर्टफोलियो, इसको आप देखें। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी कुछ सर्टिफिकेशंस हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो और ये मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ये फ्रीलांसिंग में मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने इंटरनेशनल जो टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ओडेक्स, अपवर्क, ठीक है। ओडेक्स को तो आप शायद जानते हैं, अगर कोई पुराना फ्रीलांसिंग करने वाला कोई स्टूडेंट मेरा है तो वो उसी टाइम पहचान जाएगा। ओडेक्स और ईलेंस, ये बेसिकली मिल के अपवर्क जो है ना, ये एक वेबसाइट बन गई, एक ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट बनी है, ठीक है। पहले ओडेक्स अलग थी और ईलेंस अलग थी, ये दोनों ही एक ही ऑनर की है। लेकिन अब आपको पता है कि अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, और आपके जितने भी आईटी के स्टूडेंट है, आईटी की यूनिवर्सिटीज़ है, लम्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिटी वगैरह, ये अपने आईटी के स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं आफ्टर कंप्लीट देयर डिग्री, ठीक है, कि अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें इन प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क वगैरह पे। और फिर इसी तरह फाइवर है, फाइवर को भी आप लोग जानते होंगे। इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, छोटी छोटी गिग्स बना के आपने अच्छा खासा पैसे अर्न कर सकते हैं। और बहुत से जो आईटी के स्टूडेंट है जो यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कर चुके हैं या मास्टर कंप्यूटर साइंस करने के बाद वो इन प्लेटफॉर्म पे अभी भी रिमोटली वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, घर बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ, कि हमने होते हैं ना बात टाइम के कुछ लोगों के हालात इतने नहीं होते कि उनके पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा सोर्स चाहिए होता है जिसमें वो पैसे अर्न कर लें, फिर जाके जब कुछ पैसा अर्न कर लें उसके बाद वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकें। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन फ्रीलांसिंग है। और मेरा भी करियर कुछ इसी तरह था। स्टार्ट में मैंने फ्रीलांसिंग से मैंने अच्छी खासी इनकम जनरेट की, उसके बाद फिर मैं फॉरेक्स की तरफ मूव किया, क्योंकि देखें इंसान हमेशा आसानी की तरफ जाता है और अर्निंग हमेशा स्मार्ट वे में है, स्मार्ट वर्किंग में जो है ना अर्निंग छुपी है, कभी भी हार्ड वर्किंग में अर्निंग नहीं छुपी। अगर हार्ड वर्किंग में अगर अर्निंग होती तो आपको पता है कि जो लेबर तबका है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एफर्ट करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। लेकिन आपको पता है कि हार्ड वर्किंग जो है ना वो सिर्फ फिजिकल आपकी एक्टिविटी है, फिजिकल मुशक्क़त है, लेकिन दिमाग का यूज़ करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट वर्किंग को आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें, स्मार्ट वर्किंग ही सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग में आप इन प्लेटफॉर्म पे अपना पोर्टफोलियो बना के, प्रोफाइल बना के आप वर्किंग कर सकते हैं। उसके बाद ये मेरा फॉरेक्स ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है। ये मैं माई 20 इयर्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड वर्क विद, ठीक है।
ये मैंने इन ब्रोकर के साथ मैंने पिछले 20 साल से काम किया है, जिसमें एक्सनस है, इंस्टा फॉरेक्स है, ऑक्टाएफएक्स है, आईसी मार्केट्स है, एवरट्रेड है, अल्परी फॉरेक्स है, एक्सएम है, हॉट फॉरेक्स, एफबीएसएस, एमटीटी 5 फॉरम। ठीक है, एमटीटी 5 फॉरम शायद अगर कोई मेरा पुराना स्टूडेंट या आप में से कोई अगर पुराना स्टूडेंट है तो वो इसके बारे में ज़रूर जानता होगा। एमटीटी 5 फॉरम ये राउंड अबाउट 2008 में 2008 में ये एक फॉरम थी जहाँ पे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे के आपको 20 सेंट मिला करते थे, और उस 20 सेंट को बढ़ा के, यानी उन आप उस पर वर्किंग कर करके जब $300-400 यानी मंथ के एंड पे $300-400 बनते थे तो फिर हम ट्रेड किया करते थे। क्योंकि उस दौर में 2008 में शायद मैं भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, तो ट्रेडिंग के लिए आपको पता है कि फ़ंड की ज़रूरत होती है, और फिर फंड के लिए इन प्लेटफॉर्म पे फिर मुझे वर्क करना पड़ता था, गोरों के क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते थे जिस पर 20 सेंट पर क्वेश्चन के आंसर का मिलता था, और इसी तरह 5 क्वेश्चन के आंसर देने पर फिर $1 मिलता था। और उस टाइम आपको बहुत मुश्किल पेश आती थी उनके क्वेश्चन के आंसर देने में, क्योंकि गोरा तब तक जान नहीं छोड़ता जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। ठीक है, तो फ्रेंड इन तमाम प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत अच्छा काम किया और कर भी रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखें जितने भी ब्रोकर हैं सभी अच्छे हैं, लेकिन कुछ ब्रोकर ऐसे हैं, कहते हैं ना कि घर में अगर फर्ज करें कि एक ही पेरेंट्स के कोई 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों कामयाब नहीं होते, किसी में कुछ क्वालिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है। इसी तरह ब्रदर ये डिफरेंट ब्रोकर हैं और हर ब्रोकर कुछ ना कुछ बेहतर सलाहियत रखता है। अगर आप किसी भी ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी खूबी की वजह से, उसकी सर्विसेज की वजह से आप उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मेरी नज़र में ये कुछ ब्रोकर अच्छे ब्रोकर हैं जिनमें मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ एक्सएनएस को। एक्सएनएस बेसिकली डिपॉजिट और विड्रॉल इंस्टेंटली देता है, उसी टाइम देता है, तो आई थिंक ये बेस्ट है। लेकिन कुछ फीचर्स इंस्टा फॉरेक्स में भी अच्छे हैं, इसी तरह ऑक्टाएफएक्स है, आईसी मार्केट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टार्ट, क्योंकि ये पहला लेक्चर है और ये इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है, तो इसमें शुरू में ही आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस कंट्री में हैं और आपने अपना पैसा कहाँ से डिपॉजिट करना है और कहाँ पे विड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आप एशियन कंट्रीज़ में हैं तो आप एक्सएनएस को प्रायोरिटी दें, अगर आप रशियन कंट्रीज़ में हैं तो फिर आप इंस्टा फॉरेक्स को प्रायोरिटी दें, अगर आप अरब ममालिक में हैं तो आप ऑक्टाएफएक्स को देखें, अगर आप यूरोप में हैं और ये अपने लोकल बैंक को यूज़ करना चाहते हैं तो आप आईसी मार्केट को देखें। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप अपने ज़हन में बिठा लें कि हर कंट्री के हिसाब से ये ब्रोकर वर्क करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप बात करें एक्सएनएस, मैं खुद भी एक्सएनएस को लाइक करता हूँ। एक्सएनएस को अगर आप ये कहें कि मैं यूरोप में यूज़ करूँ तो बिल्कुल गलत है, एक्सएनएस वहाँ पे वर्क नहीं करता, आप तंग होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप इंस्टा फॉरेक्स को कहें कि मैं यूएसए में यूज़ करूँ तो ऐसा नहीं है, यूएसए में इसकी सर्विसेज बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप जब जब आप पहला लेक्चर जब आपने मुकम्मल देख लें तो आप एक दफ़ा मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप किस कंट्री में हैं और आपने कौन सा ब्रोकर यूज़ करना है। देखें मेरे यूट्यूब चैनल में ये जितने भी ये ब्रोकर हैं, टॉप 4 ब्रोकर जो है इनकी वीडियोस वहाँ पे मौजूद हैं कि किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह आपने डिपॉजिट करना है, विड्रॉ किस तरह करना है। ठीक है, और कौन कौन से पेमेंट गेटवे वहाँ पे आपने अटैच करने, मैंने सारे उन वीडियोस में बताए हुए हैं। ठीक है, तो आपने ज़रूर मुझे बताना है कि अगर आप एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, या आप ये साउथ अफ्रीका वगैरह में हैं तो आप एक्सएनएस को यूज़ करें। अगर आप अरब के किसी भी ममालिक में हैं तो आप ऑक्टा को यूज़ करें। अगर आप यूरोप में हैं, ठीक है, तो आप आईसी मार्केट को यूज़ करें। और अगर आप अमेरिका में हैं तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको अमेरिका के लिहाज से
ब्रोकर जो है ना वो रिकमेंड करूं, ठीक है। तो ये जितने भी ब्रोकर ये अमेरिका में नहीं चलते, ठीक है। अमेरिकन बेस्ड जो ब्रोकर है वो आप, अगर आप अमेरिका से हैं तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, फिर मैं आपके लिए वो चीज़ रिकमेंड करूं जो कि वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ मेरी फॉरेक्स और फ्रीलांसिंग जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर की। इंशाल्लाह आप इस सफ़र में, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रीमियम कोर्स के इस सफ़र में आप इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। और पहले लेक्चर से लेकर 20 लेक्चर तक मैं आपसे इस चीज़ का वादा करूंगा कि मैं मुखलिस तरीके से आपको अपना 100% नॉलेज शेयर करूंगा। और बाकी देखें, फॉरेक्स में पैसा कमाना वो आपके अपने हाथ में है। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं कि आपको एडवांस लेवल का जो है ना नॉलेज प्रोवाइड कर दूं, लेकिन ग्रीड जो होती है ना, जो लालच होती है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, उस पर आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। आपने आपने 100 रुपये अर्न करने हैं या आपने 1000 रुपये अर्न करने हैं या आपने 1 लाख रुपये अर्न करना है, वो आपके हाथ में होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना 100% दूंगा। मैं पहले लेक्चर से लेकर 20 लेक्चर तक मैं आपको कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आज की डेट तक जो एडवांस चीज़ें हैं वो मैं आपसे मैक्सिमम आसान लफ्ज़ों में मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इंशाल्लाह आप सीखेंगे भी, और इंशाल्लाह आप इसको एज अ करियर लेके चलेंगे, आप इंजॉय करेंगे। देखें, आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते ये है कि आपने कोर्स को मुकम्मल देखना है, ठीक है। मुकम्मल देखना है और दिल से देखना है, दिल से प्रैक्टिस करनी है, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एज अ करियर, ये जो कोर्स है, ये प्रीमियम कोर्स है, यही आपका फ्यूचर बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई आपकी होगी, ठीक है। तो फ्रेंड, ये मेरी कुछ जर्नी थी। आगे चलते हैं अब फॉरेक्स की इंट्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि हर ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो एसेंशियल स्किल्स एवरी फॉरेक्स ट्रेडर मस्ट हैव, ठीक है। ये कुछ स्किल्स है जो कि मैं समझता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करें। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड का कोई कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर आपको पैसे गिनने आते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने CFA किया हो या आपने कोई PhD की हो या आपने कोई मास्टर कंप्यूटर साइंस की हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पैसे गिनने आते हैं, मैं समझता हूँ आप समझदार हैं, ठीक है। बस साथ साथ कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर जो लालची इंसान है, अगर आपके अंदर ग्रीड है, तो वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, दोनों ही इस काम में फेल है, ठीक है, लॉस होगा। तो बस कुछ चीज़ें हैं, कुछ आदतें अपनी आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आप ग्रीड या इमोशन नहीं रखते तो फिर यानी अगर आप ग्रीड रखते हैं, आप लालच रखते हैं, आपको जी शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अमीर बनना है, तो कुछ चीज़ें आपके लिए जो है ना नुकसानदेह इसमें हो सकती है। बस ये कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। नॉट एवरी वन इज मेड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा, एक बात कि हर बंदा भी ट्रेडिंग के लिए नहीं बना, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो कि ट्रेडिंग उनको समझ ही नहीं आती, वो किसी और काम में महारत हासिल कर लेते हैं, वो किसी उनके पास कुछ और नॉलेज होता है, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा ही फॉरेक्स ट्रेडिंग करे। एवरी मैन इज़ बोर्न विद डिफरेंट क्वालिटीज़। हर इंसान मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ पैदा होता है। द डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज नीड विजन, शार्प माइंड एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, एंड नो बडी कैन डिनाई दैट एवरी पर्सन कैनॉट हैव ऑल दिस क्वालिटी, ठीक है। देखिए, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ सलाहियत होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, और कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि हर बंदे के पास ये क्वालिटी हो भी और ना भी हो, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक डिसीजन मेकिंग पावर है, उसके अंदर एक अपनी काबिलियत है। और इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपको थोड़ा सा शार्प माइंड होना ज़रूरी इसलिए है कि
ये मार्केट नैनो सेकंड्स के अंदर मूव कर रही होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है, इसके जो प्राइस है इसका रेट अप डाउन हो रहा होता है। आपने देखा है कि आप बैंक में जाते हैं या आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस चले गए या किसी भी ब्रोकर के पास या वट एवर, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने देखा है कि जी प्राइस बड़ी तेजी से अप डाउन हो रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है। तो वो जो प्राइस कुछ सेकंड्स, कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर जो अप डाउन हो रहे हैं उसी के अंदर आपने ट्रेड करनी होती है और उसी के अंदर आपने डिसीजन लेना होता है, उसी के अंदर आपने डिसीजन लेना होता है। आपने अगर बिल्कुल अगर किसी भी चीज़ पे लेट कर दिया तो आपको लॉस हो जाएगा, या आप अगर प्रॉफिट गेट करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा डिले होने की वजह से वो प्रॉफिट की रेशो कम हो जाएगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को शार्प माइंड रखना पड़ेगा। अच्छा, इज इट सूटेबल टू चूज फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ करियर? क्या ये आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज अ करियर सिलेक्ट कर सकते हैं? जी भाई, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 100% आप इसको एज अ कैरियर इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैंने भी इसको 100% एज अ कैरियर सिलेक्ट किया हुआ है। और आज मैं 15 to 20 20 से 25 साल मुझे हो गए हैं, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से ही सरवाइव कर रहा हूँ, या मैं स्टार्ट से लेकर अब तक मैं इसी के साथ अटैच हूँ। तो बिल्कुल आप इसको 100% एज अ कैरियर लेके चल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते ये है कि आप इसको मुकम्मल सीखेंगे, मुकम्मल प्रैक्टिस होगी, और आपके जो गोल्स हैं, आपकी आपकी जो तमाम ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आपके रिजल्ट 100% हो तो भाई आप मुतमईन हो जाएं कि आप इसको एज अ कैरियर लेके चल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कुछ चीज़ें आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। चूजिंग अ कैरियर इज प्योरली अ मैटर ऑफ एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन। It reflects the liking and disliking of a person, but one thing which is most important is the capability. So before going for any career, we should ask two questions. What I want to do, what can I do? The answer of these two questions can give you the right answer. देखिए, अब ये जो चीज़ है ना, ये तो आप पर डिपेंड करती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपने जो एज अ कैरियर लेके चलना है कि जी इसको आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट आई वांट टू डू, कि मैं क्या करना चाहता हूं, ठीक है। व्हाट कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो ये दो चीजों पे आपको, सिर्फ ये दो चीजें जब आप सोचेंगे ना कि जी मैं क्या करना चाहता हूं और मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों चीजों पे आपको असल आपको आंसर मिल जाएगा। आपने अपने आप से पूछना है कि क्या यार मैं जो ये काम करना चाहता हूं, क्या मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने जो जो वीक पॉइंट है, जहां पे आप समझते हैं कि यार इस एरिया के अंदर मैं वीक हूं, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी अपनी वर्किंग करना स्टार्ट करनी है, लर्निंग करना स्टार्ट करनी है, वो चीज आपकी फिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप यानी जो आपके अंदर जो ट्रेडिंग के लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए वो आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यू शुड हैव द क्वालिटीज। आपके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, देखिए एजुकेशन एजुकेशन इसमें आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपने इसके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को रीड करना है, ठीक है। मार्केट का डाटा कहाँ पे आ रहा है उसको आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और आपको पता है कि इंटरनेट पे जहाँ पे भी फाइनेंशियल जितना भी एनालिसिस है, जितने भी न्यूज़ है, वो तमाम इंग्लिश में लिखी है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनएजुकेटेड है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इस पूरे कोर्स में मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि ये डाटा कहाँ आता है, न्यूज़ कहाँ आती है, और ये फाइनेंशियल जो एनालिसिस है वो कहाँ आते हैं, ठीक है।
ये चीज़ें तो भाई मेरी तरफ से आपको मुकम्मल सिखाए जाएंगे, लेकिन इसको आपने सीखना कैसे है? अगर आप अनएजुकेटेड है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं, जो इसका मीन समझते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। अगर जो अनएजुकेटेड है, जो मेरे भाई मेरी बहन जो अनएजुकेटेड है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानते हैं तो वो जस्ट फाइनेंशियल जो ये फंडामेंटल न्यूज़ है या एनालिसिस है उसको कॉपी करें। आजकल आपको पता है गूगल पे जाके ट्रांसलेट इंग्लिश टू उर्दू, वहाँ जाके आप वो मटेरियल पेस्ट करेंगे तो वो उसकी उर्दू बन के आ जाती है। तो आप वहाँ पे पढ़ें, चीज़ें आसान हैं, और अगर नहीं है तो आप आसान बना सकते हैं। तो आराम से आप इसको सीख सकते हैं। आप इसका जो एनालिसिस है, इसके जो ये फंडामेंटल एनालिसिस है, उसको आप बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद फिर आप उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ क्या कि थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करें, इंशाल्लाह फॉरेक्स ट्रेडिंग आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। ठीक है। यू शुड हैव द क्वालिटीज। ठीक है, एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर लर्निंग अबाउट फॉर स्किल्स। ठीक है, फॉरेक्स स्किल्स वो तो डेफिनेटली, अब मैं इस ये कोर्स करने का मकसद क्या है कि आप इसकी प्रॉपर लर्निंग करें। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर क्या है? लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर फॉरेक्स ट्रेडिंग में भाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर क्यों ज़रूरी है? क्यों? आपको अगर फॉर एग्जाम्पल ये कमोडिटीज़ की बात करें, गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, आपको जब आपने कोई किसी चीज़ का डिसीजन लेना है, यानी आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, मार्केट से कुछ खरीदना है, उस टाइम सोने का जो रेट है वो एक्स वाई जी कुछ भी चल रहा होगा, लेकिन और आपको ये पता है कि यार इसने यहाँ से बहुत ऊपर जाना है। ठीक है, इसका प्राइस यहाँ से बहुत बढ़ सकता है, तो फिर वहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि भाई मैं अभी, मुझे पता है कि इसका रेट नीचे नहीं आना, इसका रेट ऊपर जाना, अब मैंने इसको खरीदना है। वहाँ पे अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी तो फिर आप डिसीजन लेते लेते डिले कर देंगे और मार्केट कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। तो डिसीजन मेकिंग पावर ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेक्निकल स्किल्स जो है ना वो होना चाहिए, पेशेंस टू फेस लॉस, यानी अगर फर्ज करें आपके अंदर इतना तो सब्र होना चाहिए कि अगर कोई लॉस हो जाता है। देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट है और इसमें डेली बेसिस पर करेंसी ट्रेड होती है, कमोडिटीज ट्रेड होती है, तो कभी लॉस भी होता है, कभी आपको प्रॉफिट भी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, तो कभी कभी आपको छोटा सा लॉस भी हो जाता है। अगर लॉस अगर आपको हो रहा है तो वो आपको बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। ये ना हो कि थोड़े से पैसे लॉस होने पे आप दिल पकड़ के बैठ जाए कि जी मुझे अटैक आ रहा है। ऐसा नहीं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन ये पेशेंस हर इंसान के अंदर होना चाहिए। देखें प्रॉफिट और लॉस इज़ द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, और वैसे भी ज़िंदगी में अगर आप देखें तो हर चीज़ में प्रॉफिट और लॉस है। अगर आप कोई फाइनेंशियल, कोई आप फिजिकल कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप अपना छोटी मोटी शॉप कर रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस एम्पायर आप खड़ा कर रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट और लॉस उसका हिस्सा है। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, तो ये ज़िंदगी के साथ साथ है। तो इसमें आपने सब्र रखना है। स्टार्ट में कुछ गलतियां होंगी, सीखने के दौरान आपको कुछ लॉस होंगे। ठीक है, उससे आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है, पैसों का लेन देन है। आपने एक करेंसी से दूसरी करेंसी बाय करनी है, कभी सेल करना है, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और कभी लॉस भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जब तक आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो जाएगी, जब तक आप मुकम्मल ग्रिप हासिल नहीं कर लेंगे इस मार्केट में, तब तक ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पेशेंस टू फेस लॉस, इसी पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे बताया है कि ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 6 पे है मनी मैनेजमेंट। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, देखें आपने सुना होगा कि बहुत से लोगों के पास पैसा था लेकिन वो संभाल नहीं पाए। ठीक है, पैसे को संभालना भी बहुत बड़ा आर्ट है। ठीक है,
और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि वो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो पैसा किस तरह रोटेट हो रहा है, किस तरह सर्कुलेट हो रहा है, उसके उस पैसे के सराउंडिंग में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं जो कि उस पैसे को लॉस की तरफ ले जाने पर जो है ना पूरा रोल प्ले करें। तो वो जो रिस्क है उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इस चीज़ पर भी डिस्कस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड ये कुछ एसेंशियल स्किल्स हैं जो कि हर फॉरेक्स ट्रेडर पे, पर खाली ज़रूरी नहीं है कि फॉरेक्स ट्रेडर पे, कोई भी बिजनेसमैन हो उसके लिए ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये नॉट ओनली इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये हर टाइप के बिजनेस पर ये कुछ की पॉइंट्स जो है ना वो ज़रूरी होते हैं, हर इंसान के अंदर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। फॉरेक्स मार्केट इंट्रोडक्शन, ओल्ड एंड करंट टाइम मार्केट। अब असल हमारा इस लेक्चर का जो आगाज़ है, जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है। इससे पहले तो हमने जस्ट इंफॉर्मेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड और कुछ की पॉइंट थे उससे रिलेटेड हमने डिस्कस की। अब असल फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो सीखने का मरहला है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉरेक्स मार्केट इंट्रोडक्शन, फॉरेक्स मार्केट बेसिकली है क्या, ओल्ड एंड करंट टाइम मार्केट। ठीक है, ओल्ड ये टॉपिक आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें अभी आपको फॉरेक्स की नो हो बिल्कुल नहीं है, फॉरेक्स का आपको अली पे का भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन आप इसको जो सीख रहे हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं, यानी आपको हर चीज का इल्म होगा इस मुकम्मल कोर्स में। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, कोई भी बंदा बाहर से उठ के अगर बात करें यार है क्या, यार इसमें है क्या, मतलब जो भी वो एडवांस लेवल की चीज बोलेगा वो आपको पहले से पता होगी। ठीक है, वो अगर ये आपके पैदा होने से पहले की भी बातें करेगा वो भी आपको पता होगी, क्योंकि हम इसको बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है। अगर आपको नहीं लगता तो आप मेरा वो कंटेंट वीडियो जो इससे पहली वाली वीडियो है, लेक्चर 1 से पहले वाली वीडियो जो कि मैंने यूट्यूब पे दी है, ये जो लेक्चर 1 है ना, ये सिर्फ आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो कि प्रीमियम यूजर हैं। ठीक है, वो जो कंटेंट वीडियो वो मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वो यानी सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए वो बनी है। और आपको पता होना चाहिए कि जी उस कंटेंट वीडियो में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, बस दैट्स इट। फॉरेक्स मार्केट इंट्रोडक्शन, आपने देखा होगा कि जो ओल्ड टाइम ट्रेडिंग है, ठीक है, उसमें ना तो भाई स्क्रीन होती थी, ना तो कोई बैंक मसलन, ना तो स्क्रीन होती थी, ना तो टेलीफोन होता था, कुछ भी ऐसा हेल्पिंग टूल्स नहीं होता था जो आसानी से आपको स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता। पहले ये होता था पुराने दौर में, इस तरह ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये बैंक में जाते थे, खड़े हो जाते थे, वहां पे ना बैठने की जगह होती थी। और ये जो नुमाइंदे हैं ब्रोकर के प्रोवाइडर, जो सर्विसेज प्रोवाइडर है, ये जो उनके नुमाइंदे हैं वो क्या करते थे, बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते थे। चौक आप समझते हैं ना, बचपन में जो हमने वो बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते थे। ठीक है, आई थिंक शायद आपका भी, आपने भी उस दौर को यूज किया हो, या वो जो क्या कहते हैं तख्ती कहते थे, या अब तो मैं भूल चुका हूँ। बहरहाल ये दीवार की मसलन ये उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते थे करेंसी के रेट वगैरह मैनुअली। यानी उस टाइम ट्रेडिंग उस दौर में भी थी। उस टाइम फॉरेक्स नहीं थी लेकिन स्टॉक मार्केट थी। ठीक है, शेयर मार्केट थी। स्टॉक मार्केट यानी कंपनी के शेयर्स होते थे, उस टाइम करेंसी की ट्रेड नहीं होती थी। ठीक है, उस टाइम शेयर परचेज किए जाते थे कंपनी के शेयर्स। ठीक है, तो वो उसका जो प्राइस होता है, उसका उसके जो नताइज है, उसका जो नतीजा है, वो क्या करते थे कि जी ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखते थे कि जी ये कंपनी है, इसका ये प्राइस हो गया, अब इसका प्राइस बढ़ गया तो ये हो गया। यानी वो मैनुअली लिख रहे होते थे। ठीक है, चौक से वो मैनुअली लिख रहे होते थे। तो ये एक टाइम था ओल्ड टाइम ट्रेडिंग। ये आपको बताने का मकसद ये है कि शुरुआत यहाँ से हुई। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो तजारत की, बार्टर सिस्टम, चीज़ों के बदले चीज़ें जो है ना फ़रोख्त होना, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है।
बहरहाल हम क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ही डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर हम शुरू से बात करें, अशरफियों का दौर, बार्टर सिस्टम, चीज़ों के बदले गंदम के बदले किसी और चीज़ का जो है ना वो ट्रेड करना, फिर उसके बाद अशरफियों के बदले किसी और चीज़ का ट्रेड करना, ये गुड्स वगैरह का ट्रेड करना, फिर उसके बाद यानी सोने से चांदी, यानी इस तरह तिजारत वगैरह हो रही थी जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड टाइम ट्रेडिंग है। इसके बाद जब थोड़ा सा जो है ना वो ट्रेंड यानी थोड़ा दौर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, चीज़ें मॉडर्न होती गई, स्मूथ होती गई। अब आपने देखा इससे पिछली स्लाइड पे आपने देखा कितना बड़ा ब्लैक बोर्ड था, उस पर मैनुअली जो है ना वो लिख रहे होते थे। अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा मॉडर्न वे हुआ तो चीज़ें और सिस्टमेटिक होने लगी, खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंटेशन जो है ना वो दिखने लगी। तो इसमें अब आप देखें कि इन्होंने क्या किया है कि ये आई थिंक जापान की स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें ये उसी लैंग्वेज में ही है। तो ये करेंसी, ये उसके शेयर के नेम्स हैं और ये उनकी जो है ना वो प्राइस है। और ये देखें इस अंदाज में वो क्या करते थे कि बैंक में इस तरह उन जिन चीज़ों का शेयर आप परचेज कर रहे हैं उनका नाम लिख दिया जाता था और उनके आगे से प्राइस लिख दिए जाते थे, ठीक है। और जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो कि ट्रेड कर रहे होते थे, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज में हो, इक्विटी मार्केट में हो, या फ्यूचर मार्केट में हो, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो फिर इस तरह वहाँ पहुँच के अपना अपना शेयर का प्राइस देख लेते थे, ठीक है। तो ये ओल्ड टाइम ट्रेडिंग थी। अब आप देखें कि जैसे जैसे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तब्दीली आती गई, मॉडर्न दौर आता गया, अब ये समझ लें कि आज के दौर से पहले वाला दौर जिसमें बैंक में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और ये तमाम लोग जो ट्रेडर हैं, वो जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो क्या करते हैं कि आके सोफे पे बैठ के ऊपर की तरफ ये अपने जो शेयर्स हैं जो उन्होंने परचेज किए हुए होते हैं उनके प्राइस को अप डाउन होते हुए देख रहे हैं। मुनाफा आ रहा है तो खुश होते हैं, अगर लॉस हो रहा है तो बर्दाश्त करते हैं। तो ये वो ओल्ड टाइम ट्रेडिंग है, यानी ये ओल्ड टाइम ट्रेडिंग से थोड़ा सा जदीद दौर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जदीद दौर है जिसमें बैंक्स में वो तमाम रेट्स वगैरह मेंशन कर दिए जाते थे, डिजिटल तौर पे वो रेट आपको नज़र आ रहे होते थे, ठीक है। तो ये भी एक दौर था ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का ये भी एक दौर था। और इसी तरह चीज़ें मॉडर्न होते होते अब डायनेमिक तौर पे अब आपको जो है ना अपडेट होती गई, ठीक है। अब आप देखें कि जब थोड़ा सा और मॉडर्न हुई तो उसके बाद इस तरह आपकी करेंसीज वगैरह एक बहुत बड़े जो इलेक्ट्रिक जो एलईडी के ऊपर आपका जो रेट है वो डिस्प्ले होने लग गया, ठीक है। और यहाँ पे तमाम करेंसीज और आगे से उसके रेट्स वगैरह इस तरह डिस्प्ले कर दिए जाते और जो ट्रेडर है वो अपने अपने शेयर्स, अपनी अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई करते कि जी जो उन्होंने जिस चीज़ पर ट्रेड कर रहे होते उनका रेट क्या चल रहा है क्या नहीं, वो इस तरह उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह फिर अब जैसे ही आगे मजीद और लेटेस्ट जो है ना दौर आता गया, फिर आप जो ब्रोकर हैं वो इस तरह एक बहुत बड़े हॉल में एलसीडी वगैरह, कंप्यूटर वगैरह रख कर जो लोगों का जो डाटा है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करवाते थे, उनका टेलीफोन के थ्रू उनकी बुकिंग करवाते थे, उनके शेयर्स वगैरह जो है ना वो वन क्लिक पर उनको बाय करके देते थे, सेल करके देते थे। तो ये भी लेटेस्ट जैसे जैसे दौर एडवांस होता गया, ट्रेडिंग में तब्दीली आती गई और इस तरह चीज़ें मॉडर्न से मॉडर्न होती गई, ठीक है। अब ये देखें इसमें भी टेलीफोन के थ्रू जो है ना वो ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट होती थी। अब तो आप खुद से ट्रेड करते हैं ना, यानी आपने वन क्लिक पर खुद से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था, ना तो कोई ट्रेडिंग टर्मिनल था, ना कोई सॉफ्टवेयर था, और इसी तरह इनकी खिदमात हासिल की जाती थी। ब्रोकर ने
अपने सर्विसेज प्रोवाइडर, अपने नुमाइंदे रखे होते थे जिनको टेलीफोन या इस तरह की सहूलत दी होती थी, जो कि जो ट्रेडर की जो ट्रेड वो थ्रू फ़ोन जो है ना वो बुक करते थे, और जो भी इनका प्रोसीजर होता था उसको वो प्रोसेस करते थे। ठीक है, तो ये तमाम ये अदवार ही हैं जो कि ट्रेडिंग के। अच्छा, आज के दौर में आपको पता है कि बल्कि आज से भी कुछ साल पीछे चले जाएं, लाइक 2010 की बात करें, तो ब्रोकर ने मैनुअल जो सारा एक सिनेरियो था उसको ख़त्म करके ब्रोकर ने अपना सॉफ्टवेयर जो है ना वो डेवलप किया, जो उनके अपने ट्रेडिंग टर्मिनल होते थे जिसमें वो ट्रेड वगैरह करवाते थे। ये उनके अपने सॉफ्टवेयर थे, लेकिन उस टाइम भी जो ट्रेडर तक जो है ना वो रसाई हासिल नहीं थी कि वो ट्रेडर खुद से ट्रेड नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये भी एक टाइम था। लेकिन जब सिर्फ आपको जिस ब्रोकर पे आप अकाउंट खोल रहे हैं उनका अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर होता था, उसी पर ट्रेड एग्जीक्यूट होती थी, और ऐसा नहीं है कि जी कोई और ब्रोकर का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें किसी दूसरे ब्रोकर के लिए, ऐसा नहीं था। हर ब्रोकर का अपना सॉफ्टवेयर होता था, और वही सॉफ्टवेयर आपने अगर उस ब्रोकर में अकाउंट खोला है तो उन्हीं का सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आज का जो करंट दौर है, सबसे लेटेस्ट दौर है, उसमें कुछ यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए, लाइक MT4, MT5, जिसमें पूरी दुनिया के जितने भी ब्रोकर हैं वो आप उस यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप किसी भी ब्रोकर का डाटा आप उसमें डाल के आप उसको वहां से ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चीज़ें इस हद तक मॉडर्न हो गई हैं कि आप अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, आप उसके अलावा वेब टर्मिनल के थ्रू आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ट्रेडिंग इस हद तक आसान हो गई है। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैंने आपको स्टार्ट से लेकर आज के दौर तक जितना भी ये नहीं प्लेटफॉर्म यूज़ हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं वो मैंने तमाम आपसे शेयर कर लिए हैं। देखिए आज के दिन तक MT5 सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इससे पहले MT4 था, उससे पहले ये इनके अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते थे ब्रोकर के। तो लेकिन जो इनके ज़ाती टर्मिनल होते थे फॉरेक्स, ये जितने भी ब्रोकर हैं उनके जो ज़ाती टर्मिनल होते थे, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते थे, उसमें मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं थे। ठीक है, क्योंकि किसी ब्रोकर का जो सॉफ्टवेयर उसमें ग्राफ कुछ और बोल रहा होता था और दूसरे ब्रोकर का ग्राफ कुछ और बोल रहा होता था, जबकि आज के दिन जितना भी ग्राफ है, फर्ज करें कि ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी जो करेंसी है उसका ग्राफ जो इंटरनेशनल सतह पे दिखना चाहिए वही तमाम ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी सिमिलर वैसा ही दिखना चाहिए। ये नहीं है कि किसी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ग्राफ कुछ और हो और दूसरे ब्रोकर में जो है ना काफ़ी हद तक फ़र्क आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आसान भी हो गई है, ट्रांसपेरेंट भी हो गई है, और इसमें अब दो नंबरी भी नहीं हो सकती। ठीक है, हर चीज़ आपके सामने। अगर आपको लगता है कि यार ये ब्रोकर जो है ना इस टाइम गोल्ड अगर ओपन हुआ है तो उसका ये प्राइस है, लेकिन दूसरे ब्रोकर का प्राइस कुछ और है, तो आपको पता है फिर सोशल मीडिया का दौर है तो चीज़ें हाईलाइट हो जाती, चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, और वो फिर जब सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करती है तो उस ब्रोकर के लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट है और उसकी सर्विसेज पे डाउन से डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसकी पब्लिसिटी होने लग जाएगी कि ये नेगेटिव ब्रोकर है। तो इसलिए आज के दौर में चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई है और आपको काम करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, तो ये MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में सबसे लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है ना वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो MT5 है। और हाँ, हर ब्रोकर का अपना सॉफ्टवेयर भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो MT5 है ये तो एक यूनिवर्सल जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली मेटाकोड कंपनी ने बनाया है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि अमेरिकन बेस है। ठीक है, और ये पहले MT4 जो है ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, MT5 तो उस टाइम था नहीं। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की तब तो मैंने ब्रोकर के अपने सॉफ्टवेयर पे भी किया, उसके बाद MT4 पे भी किया, MT5 पे भी किया।
MT4 वाला जो दौर था उसमें बहुत से, वो भी यूनिवर्सल था, लेकिन आज के दौर में MT4 ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको बहुत से यानी जो पुराने ब्रोकर हैं जिनके सर्वर इतने अपडेट नहीं हैं, जिनके पास इतनी मशीनरी है इतनी अपडेट नहीं है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो क्या करते हैं कि जी वो पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, MT4 यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें आपको पता है कि हमेशा जब भी दुनिया में आपने अगर चलना है तो ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मार्केट में आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज MT5 का दौर है, तो अगर आप MT4 यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्केट में पीछे रह जाएंगे। वो जो मार्केट की जो लेटेस्ट टूल्स हैं, लेटेस्ट इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उससे आप महरूम रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जैसे जैसे देखो, आज के दिन जो मैं ये कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, आज के दिन MT5 ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ये इस टाइम अपडेट है, मॉडर्न है, लेकिन मैं इस चीज़ का गारंटी नहीं देता कि आने वाले 5 सालों में रहेगा। हो सकता है कि तब तक कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए और फिर आपको ये MT5 को स्किप करना पड़े, और करना भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बात की है कि आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर, ये यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, ये अमेरिकन बेस है, मेटाकोड्स कंपनी ने बनाया है और उसने ट्रेडिंग के लिए ही बनाया है। आपने क्या करना होता है कि अपने ब्रोकर का अकाउंट इसके अंदर लॉगिन करना होता है, और जैसे आप लॉगिन करते हैं तो वो तमाम डिटेल, आपका तमाम फंड, तमाम पैसे, वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं आपके इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपको पता है कि लेटेस्ट दौर है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में बाय और सेल का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि मोबाइल पे आप ट्रेड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, अब कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार ये सेशन जो है ना, ये इसकी क्या ज़रूरत है डिस्कस करने की। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंट्री, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि जी पूरी दुनिया में कितने किस्म की मार्केट है और वो कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है। आपको ये बता दूं कि जब वो ओपन होती है और जब वो क्लोज होती है तो मार्केट में हलचल होती है। ठीक है, वो जो मार्केट में हलचल होती है उस टाइम किसी भी चीज का प्राइस अप या डाउन बहुत तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने इन सेशन के बारे में जब आपको समझ आ गई कि किस सेशन के स्टार्ट होने पर आपने किस करेंसी को बाय करना है और उसमें क्या हलचल होगी और आप उससे किस तरह प्रॉफिट गेट सकते हैं, ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो सेशन है ये आपको पता होना चाहिए कि कितने सेशन हैं, किस किस कंट्री में कौन कौन सी मार्केट कब कब ओपन होती है और उसका इम्पैक्ट किन किन चीज़ों पे होता है। ठीक है, मज़ेदार टॉपिक है, आप इसको अच्छे से देखें, आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह आप चीज़ें समझेंगे, ट्रेडिंग को भी इंजॉय करेंगे और प्रॉफिट को भी। फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम। ठीक है भाई, मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं इसलिए बार बार पाकिस्तानी टाइम या पाकिस्तान का वर्ड यूज कर रहा हूं। तो अगर आप इंडिया से हैं या आप अगर साउथ अफ्रीका से हैं, वट किसी भी कंट्री से हैं, तो आपने अपनी कंट्री के अकॉर्डिंगली आपने इस चीज़ को देखना है कि कौन सी मार्केट का क्या टाइम बनता है। मैं पाकिस्तान के हिसाब से देख रहा हूँ। हो सकता है कि जैसे इंडिया है उधर टाइम का थोड़ा सा फर्क है, आई थिंक आधे घंटे का शायद फर्क है। इसी तरह अगर आप दुबई लें तो कोई 4-5 घंटे का फर्क है। तो ये जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन, ये मैं आपको अभी से बता दूं, ये मैं पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आप गूगल कर लीजिएगा कि जी फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी कंट्री है वो कंट्री का नाम लिखें अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम्स। ठीक है,
तो वो फिर आपको ये जो मार्केट है ये उसी टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी कंट्री के अकॉर्डिंगली जो है ना यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अच्छा, वरना आप ये ना कहें कि यार रहमान भाई ने कहा था यार सिडनी की जो मार्केट है ऑस्ट्रेलिया की, ये जी 3 बजे जो है ना ओपन होती थी। अब वो 3 बजे कौन से वो पाकिस्तानी भाई, आप अगर दुबई में अगर बात करें तो वो 3 बजे जो है ना वो फिर कुछ और ही मामला होगा, क्योंकि वहां पे टाइम कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि 5 घंटे का डिफरेंस होता है। अच्छा, तो बात को शॉर्ट करते हुए, ये मार्केट नेम है, कंट्री, रीजन, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, रिमार्क्स, ठीक है। अब सबसे पहले जब दिन का आगाज होता है या अब जब सुबह का टाइम होता है तो पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 3 बजे, 3 बजे पूरे सिडनी की मार्केट ओपन होती है भाई, ठीक है। सिडनी की मार्केट ओपन होती है और कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी की मार्केट ओपन होती है 3 बजे। 3 बजे थोड़ी सी हलचल पैदा होती है मार्केट में, ठीक है। यानी अगर फर्ज करें गोल्ड ट्रेडर है, गोल्ड यानी कमोडिटीज पे ट्रेड करने वाले हैं या करेंसी पे करने वाले हैं, गोल्ड जो है ना आपको पता है यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में ट्रेड होता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी और करेंसी की, लाइक यूरो की बात करें या पाउंड की बात करें, देखें पाउंड की जो मार्केट ओपन होती है 12 बजे, ठीक है, दिन के 12 बजे मार्केट ओपन होती है। तो अगर आप पाउंड पर इन्वेस्टमेंट आप इस टाइम पे करेंगे तो उस टाइम इतनी हलचल नहीं होगी, ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा ना बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने जिस भी चीज पर आपने ट्रेड करनी है उसको आपने देख लेना है कि यार मैं अगर जैपनीज करेंसी पे ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, जापानी कोई करेंसी जैसे यूएसडी जेपीवाई है उस पर ट्रेड कर रहा हूं, अगर वो ट्रेड मैं 3 बजे कर रहा हूं तो आपको भाई क्या प्रॉफिट होगा। वो तो मार्केट 3 बजे तो जापान की मार्केट ओपन ही नहीं होती, वो तो ओपन ही 4 बजे होती है। तो 3 बजे आप जो ट्रेड कर रहे होंगे वो जापान की करेंसी पे ट्रेड करने का फायदा कोई नहीं। आप क्या करेंगे, आप जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो करेंसीज हैं, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, आप उसको ट्रेड अगर उस टाइम पे कर रहे होंगे तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा लॉस भी कर सकता है, क्योंकि उस मुल्क की करेंसी के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर रहे हैं। जहां पे वो मार्केट एग्जिस्ट करती है तो भाई वो हाईली फ्लक्चुएट करेगी, आपको प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। सिडनी मार्केट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, 3 बजे ओपनिंग और 12 बजे इसकी क्लोजिंग, ठीक है। 12 बजे मार्केट बंद होती है यानी, और 3 बजे मार्केट ये ओपन होती है, ठीक है। रिमार्क्स क्या है, फर्स्ट मार्केट टू ओपन स्टार्ट्स द ट्रेडिंग डे, ठीक है। यानी पहली मार्केट जो है पूरे दिन में, ये नहीं है कि जी जिंदगी में पहली मार्केट, नहीं, आज के दिन पहली मार्केट ओपन होगी 3 बजे और वो बंद कितने बजे होगी, 12 बजे। यानी पाकिस्तान में है तो दोपहर 12 बजे वो मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह टोक्यो मार्केट, टोक्यो मार्केट कौन सी है, ये जापान की है, ये 4 बजे ओपन होगी, यानी सिडनी मार्केट से 1 घंटा लेट ये मार्केट ओपन होगी और 1 घंटा लेट यानी 1 बजे ये बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके रिमार्क्स के, एशियन सेशन ओवरलैप्स पार्टली विद, ठीक है। अब ये बेसिकली जो दूसरे सेशंस वगैरह ना, लाइक इसको ओवरलैप वगैरह कर रही होती है, ठीक है। यानी ये बंद हो रही है, ठीक है, ये 1 घंटे बाद बंद होगी, तो ये आप कह लें एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैंकफर्ट मार्केट जर्मनी की। जर्मनी की मार्केट यानी यूरोप, जर्मनी आपको पता है कि यूरोप में है, यूरोप है। तो ये जो जर्मनी की मार्केट है ये कब ओपन होती है, 11 बजे ओपन होती है, यानी सुबह के 11 बजे ओपन हो रही है और रात 8 बजे जो है ना ये बंद हो रही है। और ये किसको ओवरलैप करेगी, ये आपकी इन दो जो है दो मार्केट, लंदन मार्केट और न्यूयॉर्क मार्केट, इनको ओवरलैप करेगी, ठीक है। इसका अगर हम देखें, प्री लंदन मार्केट ऑफन सेट्स अर्ली यूरोप, ठीक है। तो ये 11 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम होता है।
अगर आपने यूरो वगैरह में ट्रेड करनी है तो भाई ये बेस्ट टाइम है। हमेशा अगर आप किसी भी करेंसी को उस कंट्री के अकॉर्डिंगली उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे अच्छा प्रॉफिट गेट कर सकते हैं। लंदन मार्केट कब जो है ना ओपन होती है? लंदन मार्केट बेसिकली आपने सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानी जाती है और इसकी जो करेंसी है वो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है। यानी पाउंड पर जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये मार्केट कब ओपन होती है? ये भाई दोपहर 12 बजे, जब दोपहर स्टार्ट होती है 12 बजे उस टाइम ये मार्केट ओपन होती है और ये यूएस मार्केट को, न्यूयॉर्क मार्केट को ओवरलैप करते हुए क्लोज होती है 9 बजे, ठीक है। तो ये 9 बजे क्लोज होती है। मोस्ट एक्टिव सेशन ओवरलैप्स विद न्यूयॉर्क, ठीक है। देखिए ट्रेडिंग में जो मज़ा है ना, जो ट्रेडिंग करने का जो टाइम है, मैं समझता हूँ भाई ये जो 2 टाइम है बेस्ट टाइम है। इसको आप पल्ले बांध लो, ये इस टाइम पे बेहतरीन जो है ना वो ट्रेड होती है। अमूमन मैं वैसे आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई जो काम, जो गलती 12 बजे हो रही है, चाहे वो डाउन ट्रेंड अगर फर्ज करें कि जी यहाँ पे प्राइस इस मार्केट में यूनाइटेड किंगडम लंदन मार्केट में अगर पाउंड का प्राइस अगर नीचे गिर रहा है, बहुत नीचे गिर रहा है, तो इस मार्केट के स्टार्ट होने से पहले वो रिवर्स हो सकता है, ठीक है। बहरहाल ये तो मैंने आपको एक ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बात नहीं है लेकिन अमूमन होता ऐसे ही है, ठीक है। तो बहरहाल ये आपको समझाने के लिए ये इस सेशन के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो ये जो 5 डिफरेंट टाइम्स हैं ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ताकि कल को आप इसको जब अच्छे से ट्रेड करते हो तो आपको पता हो कि इस टाइम आपने क्या करना है, बाय करना, सेल करना है और कौन सा टाइम है, कौन सी मार्केट ओवरलैप कर रही है किस मार्केट को, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। की ओवरलैप्स हाई वॉलेटिलिटी आवर्स इन पीएसटी, ठीक है। तो ये कुछ ओवरलैप्स जो है ना कीज है जो मैं समझता हूँ जिसमें आपको इस टाइम के अकॉर्डिंगली बेहतरीन आपको ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अब आपने देखा है कि लंदन मार्केट जो है ना वो स्टार्ट होती है 12 बजे, दोपहर 12 बजे, और क्लोज कब होती है? 9 बजे। लेकिन इन्होंने आपको इस स्लाइड में आपको की पॉइंट बताए हैं, की ओवरलैप्स बताए हैं कि कौन सा ऐसा इस पूरे टाइम में, यानी 12 बजे से लेकर 9 बजे तक जो लंदन का टाइम है, उसमें सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है, कौन से बेहतरीन आवर्स हैं जो कि आपको ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा है? शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब कैसी बात है कि 5 बजे आपका जो है ना ये यूएस का टाइम भी स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, और उसमें लंदन का टाइम भी चल रहा होता है। तो लंदन के टाइम और लंदन की क्लोजिंग किसके ऊपर? न्यूयॉर्क पे। तो ये जो टाइम होता है ना ये बेहतरीन टाइम होता है और हाई फ्लक्चुएट जो है ना, हाईली फ्लक्चुएट होती है मार्केट और उसके प्राइस। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको एहतियात करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में, अगर जो ट्रेड आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप थोड़ा सब्र कर लें, बाद में ट्रेड कर लीजिएगा। और अगर आप इन टाइम के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपकी वर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके सिग्नल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। फिर आप 100% इस टाइम पे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लंदन एंड न्यूयॉर्क ओवरलैप और इसी तरह सिडनी एंड टोक्यो ओवरलैप, ठीक है। तो ये आप इसको देख लीजिएगा। फिर मैं आपको वंस अगेन फिर आपको कहूँगा भाई एक नोटबुक ले लें और उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें। ये जो बातें हैं ये कीवर्ड्स हैं, ये गोल्डन वर्ड्स हैं और ये ट्रेडिंग में आपको बहुत हेल्पफुल साबित करेंगे।
आप एक नोटबुक ले लें, क्या जाता है यार, थोड़ा सा आप अगर आप लिख लेते हैं और कल को आप उसको रिवाइज करके वो चीज़ आपके जेहन में बैठ जाती है, तो सारी ज़िंदगी आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो कोई अगर सीखना है तो प्रॉपर तरीके से सीखें, अच्छे से सीखें, ताकि ज़िंदगी भर ये चीज़ें याद रहे। यही देखें, दुनिया में यही मार्केट है, इसी तरह ट्रेड होनी है। हाँ, चीज़ें थोड़ी मॉडर्न होती जाएगी, लेकिन बेसिक जो है ना वो यही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को कहीं नोट करते रहें, और मार्केट सेशन ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर अचानक आपसे कोई पूछ लेता है कि यार बताएं कितने सेशंस हैं, आपको पता ही नहीं होगा, वो कहेंगे यार आपको ट्रेडिंग कर ली बेगा नहीं पता आपने क्या ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, अभी तो आपको बेसिक्स नहीं पता। तो मेरा आपको गाइड करने का मकसद, कि मैं इतनी डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि आपको हर चीज़ का इल्म हो। ठीक है, मैंने अगर आपसे अगर मैं कोई फीस चार्ज कर रहा हूँ तो भाई मैंने उसको हलाल करना है। ठीक है, मैंने आपको एक मुकम्मल नॉलेज देना है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन जो है ना, ये की ओवरलैप्स, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेक्स कंपेयर टू अदर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि आपको मैंने बताया कि जी स्टॉक मार्केट है, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है। यार इनका आपस में क्या फ़र्क क्या है, ये इनका मुआवजना तो करें ना, कि हम स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ के, फ्यूचर मार्केट को छोड़ के हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आए, तो इनका डिफरेंस क्या है, इनका बेनिफिट क्या है, और ये हमें फ्यूचर में हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब एफएक्स मार्केट वर्सेस अदर मार्केट्स पर डे बिजनेस। अब आपको ये बता दूं कि भाई एक दिन में इन मार्केट में कितना कितना बिजनेस हो रहा है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी फॉरेक्स मार्केट की क्या इंपॉर्टेंट है, और फॉरेक्स मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की क्या है, इक्विटीज मार्केट की क्या है, फ्यूचर मार्केट की क्या है, फिर एफएक्स मार्केट की क्या है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखें कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें चीजें ट्रेड क्या होती हैं, हमें ये तो पता चले ना कि इसमें ट्रेड होता क्या है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क मार्केट में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे कंपनी के जो शेयर्स हैं वो परचेज किए जाते हैं। अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एचपी, ये चंद एक मैंने एग्जांपल डाल दिए यहाँ पे, लेकिन इससे मिलते जुलते ढेर सारी कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे परचेज किए जाते हैं, सेल एंड बाय जो भी वट वो ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनके पर डे बिजनेस का, हम बात करें इनके पर डे बिजनेस का, तो इनका 95 टू 110 बिलियन डॉलर पर डे बिजनेस है। ठीक है, यहां पे मैंने हेडिंग दी है, एफएक्स मार्केट वर्सेस अदर मार्केट पर डे बिजनेस। ठीक है, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर डे बिजनेस क्या है, 95 टू 110 डॉलर बिलियन डॉलर। ठीक है, तो ये इनका पर डे बिजनेस है। आपने ये देखना है कि सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पे है। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अब ये जो इक्विटीज मार्केट है, अब देखा है आपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और यहाँ पे इक्विटीज मार्केट। ठीक है, अब इक्विटी मार्केट में भी वही चीजें ट्रेड हो रही हैं, अमेजोन, फेसबुक, यानी कंपनी के शेयर्स वगैरह, लेकिन इनका पर डे जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है यार। ये आप अगर देखें 95 टू 110 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, लेकिन इक्विटीज मार्केट में जो ट्रेड हो रही है वो क्या है, 420 से 450 बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम डबल कर लें इसको। ठीक है, तो इतना ज्यादा बिजनेस किस में हो रहा है, इक्विटीज मार्केट में हो रहा है, और किसके अगेंस्ट हो रहा है, किसके कंपैरिजन में हो रहा है, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के कंपैरिजन में हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह बात करें, इन दोनों मार्केट में ऑलमोस्ट कंपनीज के शेयर्स वगैरह परचेज किए जाते हैं। अब बात करें फ्यूचर मार्केट। ठीक है, फ्यूचर मार्केट का जो ट्रेड वॉल्यूम है, जो इनका पर डे बिजनेस है, वो $100 टू 200 बिलियन, 100 टू 200 बिलियन डॉलर। ठीक है, फ्यूचर मार्केट का, लेकिन इसमें फ्यूचर प्रोडक्ट ट्रेड की जाती है, इसमें फ्यूचर प्रोडक्ट ट्रेड की जाती है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, फ्यूचर प्रोडक्ट, यानी इसमें होती ही फ्यूचर प्रोडक्ट है। ठीक है,
और इसमें कोई शेयर्स वगैरह ट्रेड नहीं किए जा रहे। फ्यूचर मार्केट में कमोडिटीज़ वगैरह ये चीज़ें या फ्यूचर से रिलेटेड जो भी फ्यूचर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी है वो ट्रेड किए जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर में गोल्ड सिल्वर ये चीज़ें और इसका पर डे बिजनेस ये है। अब बात आती है एफएक्स मार्केट, जो कि आप जिसको अच्छे से इस टाइम सीख रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एफएक्स मार्केट समझते हैं ना, फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है यार, इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो ट्रेड बिजनेस है, ये 9.6 ट्रिलियन डॉलर, यानी इसने तमाम मार्केट को जो है ना वो बीट कर दिया। अब मजे की बात ये है कि इसके अंदर ट्रेड हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसी क्या वजह है कि ये मार्केट डे बाय डे, स्टॉक एक्सचेंज, इक्विटी, फ्यूचर, एफएक्स मार्केट, ये डे बाय डे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और मॉडर्न होती जा रही है और इसका पर डे बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है मेरे भाई कि आपकी कंपनी, ये देखो, करेंसी, कमोडिटीज, कॉर्न, सोयाबीन, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कंपनी शेयर्स, एटीसी, यानी पीछे जो तीन मार्केट है डिफरेंट, उनका जितना भी जो बिजनेस है ना, और जितनी भी उनके शेयर्स हैं, उनके जितनी भी प्रोडक्ट है, जितने भी उनके कमोडिटीज हैं, स्टॉक हैं, सब के सब मिल के इसके अंदर ट्रेड किए जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप दुनिया की हर चीज़ ट्रेड हो रही है, आपकी कंपनी के शेयर्स भी ट्रेड हो रहे हैं, आपकी कमोडिटीज़ भी ट्रेड हो रही है, आपकी करेंसीज भी जो है ना ट्रेड हो रही है। तो इसलिए फॉरेक्स मार्केट जो है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये दुनिया की बड़ी मार्केटों में आती है, जिसमें पर डे जो बिजनेस है वो 9.6 ट्रिलियन डॉलर ये पर डे इनका बिजनेस है, ठीक है। तो ये कुछ एफएक्स मार्केट वर्सेस अदर मार्केट पर डे बिजनेस था। तो ये मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जी ये स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एफएक्स मार्केट तक इनका जो इनमें चीज़ें ट्रेड क्या होती हैं। क्योंकि कल को आपने जब ब्रोकर का अकाउंट खोलने के बाद जब आप रियल ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता होगा कि यार मैंने जो कंपनी के शेयर्स है वो कैसे बाय करने हैं, मैंने फ्यूचर पर ट्रेड कैसे करनी है, फिर करेंसीज पर कैसे करनी है, क्रिप्टो पर कैसे जो है ना वो ट्रेड करनी है। ये सारी चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाएगी। इसलिए मेरा आपको ये एफएक्स मार्केट वर्सेस अदर मार्केट का कंपैरिजन करना जो है ना ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, अब हमने इसमें स्टडी करना है कि दी हाउ डज मार्केट फॉरेक्स मार्केट वर्क। बेसिकली फॉरेक्स मार्केट जो है वो काम कैसे करती है, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि फॉरेक्स मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उस पर कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, इनके किन किन चीज़ों की वजह से इस मार्केट में उतार चढ़ाव जो है ना वो आता रहता है, इसके प्राइस फ्लक्चुएट क्यों हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे इस टॉपिक पे हम इसको रीड करेंगे। अच्छा, अगर आप देखें सेंटर में, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से जो अवामिल हैं जो असरअंदाज करते हैं, किस वजह से किसी भी करेंसी का प्राइस अप होता है, डाउन होता है, उसकी वजह क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपका जो सेंट्रल बैंक है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी, कमोडिटीज़ और शेयर्स को अप एंड डाउन करने में, उनके प्राइस को जो है ना उनके प्राइस के बढ़ने और कम होने में, उतार चढ़ाव में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेंट्रल बैंक। उसी इस तरह फिर जो डिफरेंट कंपनीज है वो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। आपको पता है कि कंपनी डिफरेंट कंपनीज है, लाइक अमेजोन है, टेस्ला है, एसएनपी है, ये जितने भी यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ठीक है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, या जो ट्रेडर है वो इन कंपनी के शेयर्स थ्रू ब्रोकर जो है ना वो बाय करते हैं। तो जब वो बाय करते हैं तो
इन कंपनीज का जो रेट है वो कभी अप होता है, डाउन होता है, तो उस अप और डाउन होने के दरमियान जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और वहाँ से अपना प्रॉफिट गेट करते हैं या लॉस करते हैं, जो भी है वट एवर जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ वर्क करती है। ठीक है। कंपनीज जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। इसी तरह इंडिविजुअल अ, जो मैनुअली जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ब्रोकर में, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, उससे भी रेट जो है ना वो अप डाउन हो रहा होता है। पैसे की वैल्यू बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है। इसी तरह जो ब्रोकर हैं, अब आपने देखा है कि इस लेक्चर में स्टार्ट में मैंने आपको कितने ब्रोकर गिनवा दिए हैं, दिखाए हैं। एक्सएम, एल्परी, एवा फॉरेक्स, एक्सनस, इंस्टा फॉरेक्स, ऑक्टा एफएक्स। अब ये जितनी भी ब्रोकर्स हैं, इन ब्रोकर में अरबों के हिसाब से लोगों के जो अकाउंट है, और उन अरबों के हिसाब से अकाउंट में खरबों, मिलियन, ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो वो डेली बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट निकल भी रही है और इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि जो प्राइस है वो बढ़ती भी है, कम भी होती है। ये ब्रोकर भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। फिर इसी तरह कमर्शियल बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं, जो कि मार्केट मेकर, मैं इनको तो मार्केट मेकर समझता हूँ, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ये मार्केट को भाई हिला के रख देते हैं। ठीक है। मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी करेंसीज, कमोडिटीज़ को अप डाउन होने के लिए। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक बताता हूँ करके। ये देखें, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे ना, जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, जब हम कैंडल्स के लेक्चर को हम स्टडी करेंगे या उससे भी एडवांस लेवल पे जब हम चले जाएंगे, लाइव ट्रेड करेंगे, तो आपको इस तरह की कैंडल्स नजर आएंगी। ठीक है। अब आप इसमें देखें तो ये रेट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे मुसलसल मसलन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है। ठीक है। तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और मार्केट को पंप कर देता है। ठीक है। वो मार्केट को पंप करके बहुत ऊपर तक रेट को ले जाता है और वहां पे अच्छा खासा वो प्रॉफिट बुक कर लेता है। उसके बाद वो मार्केट को गिरा देता है। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी इंस्टीट्यूशनल जो है ना इन्वेस्टर, वो यहाँ पे एंट्री उन्होंने ली, यहाँ पे उन्होंने जो भी शेयर्स है या जो भी ट्रेड बाय किए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मार्केट को ले गया। ठीक है। वरना आम बंदे, जो आम रिटेलर जो होते हैं ना, जो छोटे छोटे जो ट्रेडर होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर, वो इतना ज़्यादा मार्केट को पंप नहीं करवा सकती है। आप किसी भी करेंसी का रेट इतना वो बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। तो ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं, ये वही हैं, वही इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना मार्केट को जो है ना वो फ्लक्चुएट कर देते हैं। अब आप यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबी कैंडल्स बनी हैं। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने रोल प्ले किया है, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है और इसका रेट गिरा दिया है। ठीक है। तो बहरहाल ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है। तो बाकी अब आपको मैं एक थोड़ा सा मैनुअली यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अब जैसे फ़र्ज़ करें कि ये रेट अप डाउन होता कैसे है। ठीक है। मसलन फ़र्ज़ करें कि जी अब ये कोई अगर करेंसी है या आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ काफ़ी ऊपर है। ये क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना पैसा उठा के, ये कभी मसलन फ़र्ज़ करें कि ये तो मसलन इन्वेस्टर है ना, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये फॉरेक्स की दुनिया में ये क्या रोल प्ले करते हैं। अब आप देखें, इंडिविजुअल रिटेलर जो होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है। ये समझ लें कि ये मैंने आपको समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया है, ताकि आपको जो फॉरेक्स की जो साइकी है, फॉरेक्स की
जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इंडिविजुअल जो ट्रेडर है या रिटेलर है वो ये फॉरेक्स की दुनिया में आटे में नमक के बराबर है, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को देखें, अगर ये वाला ग्राफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है तो ये सेंट्रल बैंक है, तो ये कमर्शियल बैंक है, तो ये कंपनीज है, तो ये ब्रोकर है, तो ये इंडिविजुअल रिटेलर है। इंडिविजुअल रिटेलर कौन है? जो छोटे छोटे ब्रोकर, आप आपके जैसे मेरे जैसे, जो सौ डॉलर इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, $500, $5000, ठीक है, $1,00,000, ये ये समझ लें कि आप ये इंडिविजुअल ट्रेडर हैं या रिटेलर हैं। और ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं भाई, ये बिलियंस में, ट्रिलियंस में जो है ना, ये इन्वेस्ट करते हैं और ये मार्केट को ऐसा फ्लक्चुएट करवाते हैं, प्राइस कहाँ से कहाँ चला जाता है। और ये जो इंडिविजुअल ट्रेडर है, रिटेलर हैं, ये सिर्फ मार्केट की शक्ल देखते रह जाते हैं कि यार हमारे साथ हुआ क्या, मार्केट गई कहाँ। यानी हमारी जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है वो तो नज़र भी नहीं आई, अकाउंट वॉश हो गई है, जो भी वट एवर है। तो कहने का मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये कुछ मेन जो है नाम है, ये रोल प्ले करते हैं मार्केट के प्राइस को अप करने में, डाउन करने में, जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कंपनीज, ब्रोकर, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको बंद करते हैं। तो ये फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो वो लोग हैं ना जो मार्केट में ये जो मैंने आपको बताया है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और ये सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, XYZ जितने भी हैं, ये मार्केट में अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा, हु एक्चुअली मूव्स एंड कंट्रोल द मार्केट, ये भी देखा जाए तो ये पिछले ही टॉपिक, पिछले ही स्लाइड से मिलता जुलता ही है। तो लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मॉडर्न चीज़ पता चलेगी कि कौन इस मार्केट को कंट्रोल करता है और किन चीज़ों की वजूहात की बिना पर ये मार्केट क्रैश करती है। यानी इसका जो प्राइस है वो क्यों डाउन आता है, किसी भी कमोडिटीज़, करेंसीज का प्राइस गिरने में किन चीज़ों का हाथ है और कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो आपको मैं इस स्लाइड में बताता हूँ। फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा लेने वाले अवामिल, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो हिस्सा ले रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं। तो ये तो वो हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यानी इसमें खाली ये भी हैं, और जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, ये बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, फिर रिटेलर हैं, वो मसलन वो तमाम चीज़ें, तमाम जो हैं, वो जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है, वो इन्वेस्टर हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे रेट प्लस माइनस होता है। अच्छा, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में अचानक न्यूज़ आती है, ठीक है, यानी फॉरेक्स मार्केट पर असर अंदाज होने वाले अवामिल, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। जो न्यूज़ आती है, जो डाटा आता है, आपने सुना होगा कि जी अगर यूएसडी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की फलाना जगह पे स्पीच है और उसका जो टॉपिक है वो जीडीपी के ऊपर है, या उसका टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, या उसका टॉपिक इंटरेस्ट रेट के ऊपर है, ठीक है। अक्सर आपने सुना होगा मीडिया में, न्यूज़ में, बीबीसी में, ब्लूमबर्ग में, ठीक है, तो आपने सुना होगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि
जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स, इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर, ये किसी भी करेंसी या कमोडिटीज़ को अप उनके प्राइस को अप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इसी तरह ये कुछ न्यूज़ है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट्स और ट्रेड लॉज, इकोनॉमिक न्यूज़, नेचुरल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट पर असरअंदाज करते हैं और प्राइस को जो है ना या तो बहुत तेज़ी से गिरा देते हैं। ये बेसिकली इन तमाम न्यूज़ की वजह से फॉरेक्स मार्केट क्रैश भी हो सकती है और इसमें फॉरेक्स में जितने भी आपके कमोडिटीज़ है, करेंसीज है, उनका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो ये तमाम जो आपको नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक्स, इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर, नेचुरल, और ये जो न्यूज़ हैं, इकोनॉमिक न्यूज़, नेचुरल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, तो ये तमाम जो है ना, एनएफपी का डेटा, ये तमाम चीज़ें फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं कि प्राइस को अप करने में या डाउन करने में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बेसिकली करेंसी एक्सचेंज इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में करेंसी क्या एक्सचेंज की जाती है? अक्सर आपने देखा है कि वर्ड यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज, यानी एफएक्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी फॉरेन एक्सचेंज। आपकी जो करेंसी है उसको या तो बाय किया जाता है या सेल किया जाता है। करेंसी एक्सचेंज इन फॉरेक्स मार्केट में यूएसटी के थ्रू, यूएसटी अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि यूएसटी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। यूएसटी पूरी दुनिया में जो ट्रेड हो रही है, अदर करेंसीज तो है ही है, लेकिन यूएसटी इंटरनेशनल करेंसी है जो कि पूरी दुनिया में एक बादशाह की हैसियत रखती है। यानी पूरी दुनिया में इसका जो हुजम है वो बाकी करेंसीज की निस्बत बहुत ज़्यादा है। अगर पूरी दुनिया में 100% यानी 100% अगर करेंसी है तो उसमें 64 to 70% जो करेंसी है वो सिर्फ यूएसटी यूज हो रही है, ठीक है। बाकी के जो 30 to 40 के बिटवीन जो करेंसी परसेंटेज है वो उसमें यूरो भी है और बाकी अदर करेंसीज हैं, जितनी भी पूरी दुनिया की करेंसीज हैं। खाली यूएसटी 60 प्लस यानी 60 to 70 के बिटवीन एक परसेंटेज रखता है जो पूरी दुनिया पे बाकी करेंसियों की निस्बत हावी है, ठीक है। तो हम फॉरेक्स मार्केट में करते क्या हैं कि अदर करेंसी को देकर, अदर करेंसी को सेल करके यूएसडी बाय कर लेंगे, या अदर करेंसी को बाय करते हुए यूएसडी सेल कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली करेंसी की खरीदो फरोख्त यहाँ पे हो रही होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। नॉट ओनली करेंसी, कमोडिटीज कह लें जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, फिर उसके बाद फ्यूचर को देख लें तो क्रूड ऑयल वगैरह, आपका ये गैस होगी, उसके बाद फिर स्टॉक को देखें तो फिर ये जितने भी कंपनीज के हैं, टेस्ला वगैरह, ये जितनी भी बड़े बड़े जो शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ट्रेड किए जा रहे हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बाय और सेल का बता दिया है। कभी अदर करेंसी बाय की जा रही होती है यूएसडी सेल करके, और कभी यूएसडी बाय की जा रही होती है अदर करेंसी सेल करके, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए, हाउ करेंसी एक्सचेंज वर्क ट्रेडिंग यूएसडी विद अदर करेंसीज, ठीक है। यानी आप यूएसडी जो है ना कभी बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, कभी अदर करेंसी को खरीदने के लिए यूएसडी दे रहे हैं, या यूएसडी को सेल करके अदर करेंसी बाय कर रहे हैं। ये मेजर पेयर है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, गोल्ड, ये हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं यूएसडी के थ्रू, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो वर्ड्स आपको पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ट्रेड के दौरान सुनने को मिलेगा, या बाय कर लो या सेल कर लो, ठीक है। अब बाय क्या करना है, सेल क्या करना है,
अगर आपके पास यूएसडी पड़ा है तो यूएसडी आप सेल करके आप अदर करेंसी खरीद रहे हो, या यूएसडी आप जो है ना बाय करके अदर करेंसी जो है ना वो सेल कर, यानी अदर करेंसी को सेल करके यूएसडी बाय कर रहे हो। तो यही दो कॉन्सेप्ट है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में है, बाइंग या सेलिंग। बाय की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। बाय को बुल्स भी कहते हैं, बाय को बुलिश भी कहते हैं, ठीक है, और सेल को बेरिश भी कहते हैं, सेल को सेलिंग भी कहते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि इनके लिए यूज होती है सेल और बाय के लिए, ठीक है। यूएसडी आपने खरीदना, आपने बाय करना होता है अदर करेंसी को सेल करते हुए, या फिर यूएसडी को सेल कर रहे हैं अदर करेंसी को बाय करने के लिए, ठीक है। ये या तो बाय करेंगे या सेल करेंगे बस, ठीक है। अब इसको मैं आपको करके भी बता देता हूँ थोड़ा सा एक्सेल की फाइल में कि किस तरह बाय सेल वगैरह का कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए, ये मेजर करेंसीज है। अब यहाँ पे ये यूएसडी का ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह ये पाउंड का ग्राफ है, जीबीपी यूएसडी का। इसी तरह ये यूरो यूएसडी का ग्राफ है, ये यूएसडी जेपीवाई का है। अब इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कभी कोई करेंसी का रेट बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अभी ये यूएसडी 1500 लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर आप 2500 करेंगे तो इसका ऑटोमेटिकली जो ग्राफ है ना जीबीपी का, ये ऊपर चला जाएगा, ये देखें, ठीक है। फिर अगर आप इसको यहाँ पे गोल्ड को आप 5000 करने हैं तो गोल्ड का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसी तरह एक दूसरे की जो रेट है वो तब बढ़ रहे होते हैं जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, ठीक है। ये आपको समझाने का मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर और ब्रोकर यानी इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ठीक है, मार्केट मेकर जिन्हें कह सकते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपनी मर्जी से मार्केट को रोटेट कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। किसी भी करेंसी कमोडिटीज का जो प्राइस है उसको हाई लो करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। कभी वो यूएसडी को बहुत ज्यादा जो है ना वो इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा देंगे, तो कभी पाउंड को जो है ना वो उसका रेट एज कंपेयर टू यूरो रेट उसका बढ़ जाता है। फिर इसी तरह आपका कभी यूरो में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कभी गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है, कभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये मार्केट मेकर इस पूरी करेंसी को, पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपनी मर्जी से मूव करवा रहे होते हैं। यानी एक तो उनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, वो जिस करेंसी में, जिस पेयर में, जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं वो फिर क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट की वजह, जो छोटे छोटे जो रिटेलर होते हैं वो कम इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और असल गेम जो होती है वो इन्वेस्टर, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह, मार्केट मेकर, ये ज़्यादातर मार्केट को अपनी मर्जी के मुताबिक रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक मैंने एक्सेल में ग्राफ ड्रॉ किया, जिसमें आपको यहाँ पे सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो उससे करेंसी को क्या इफेक्ट होता है, किस तरह रेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी कॉन्सेप्ट के तहत चल रही होती है। अच्छा, ये कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। इसमें तकरीबन 10 पॉइंट हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। आपने इसको अच्छे से रीड कर लेना है और लेक्चर को देखते हुए ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन भी कर लेना है। फिर आपको समझ आ जाएगी कि इस इम्पोर्टेंट ट्रिक्स में मैंने किन चीज़ों को ज़्यादातर प्रायोरिटी पे रखा है और कौन सी चीज़ों को आप सीख लें तो ट्रेडिंग की दुनिया में आप रिस्क मैनेजमेंट पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, ग्रीड पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, और किस तरह आप एक बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉफिट को किस तरह गेट कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर सक्सेसफुल ट्रेडिंग:
स्टार्ट विथ प्रॉपर लर्निंग। सबसे पहले तो भाई आप प्रॉपर लर्निंग करोगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, नॉलेज इज योर मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो नॉलेज, भाई इसके बारे में सीखें। अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है, ये अभी आपको मैंने काफी चीजें मैंने बता भी दी है। मार्केट का स्ट्रक्चर भाई आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या करता है, वो इंडिकेट करता है प्राइस को। किस चीज के प्राइस को, करेंसीज के, जैसे पेयर्स के प्राइस को, लाइक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, यानी उस उनके प्राइस को, उनके प्राइस ने कहाँ जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो इंडिकेट कौन करेगा, वो इंडिकेटर करेगा, ठीक है। इंडिकेटर हमें बताएगा। इंडिकेटर किस तरह का नॉलेज प्रोवाइड करता है, बेसिकली वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, टेक्निकल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई ये ग्राफ इधर जा रहा है, अगर इस करेंसी का रेट यहाँ है तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो वो थ्रू इंडिकेटर आपको आइडेंटिफाई करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा कि आपने नेक्स्ट मूवमेंट क्या लेनी है, ठीक है। तो इंडिकेटर एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिफोर रिस्किंग रियल मनी, ठीक है, कि आपको ट्रेडिंग का भाई मुकम्मल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो ये पहले पॉइंट पे ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छी ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद वही बात है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अवॉइड ग्रीड, ठीक है। लालच आपने जो है ना, लालच को अपने अंदर नहीं पालना। ग्रीड इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ट्रेडर, और ये बिल्कुल 100% सही बात है कि सबसे बड़ा दुश्मन ही आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में लालच है, ठीक है। सेट रियलिस्टिक प्रॉफिट गोल्स एंड स्टिक टू योर प्लान इंस्टेड ऑफ चेजिंग बिग विंस, ठीक है। अच्छा, हम वास्तव में पता क्या करते हैं कि हमने सोचा होता है कि यार एक दिन में हमने $100 अर्न करना है, ठीक है। ये हमारा गोल होता है। हम कहते हैं कि जी $100 एक ही दिन में हमने अर्न करना है। चलो, ये गोल चाहे $100 ज़्यादा या कम है, लेकिन हमारा गोल तो है ना। हमने एक माइंड सेट कर लिया कि हमने $100 कमाना है, ठीक है। अब होता ये है कि सुबह जब उठते हैं तो वो $100 हम विद इन फ्यू मिनट्स अर्न कर लेते हैं। जब हम फ्यू मिनट्स में वो $100 अर्न कर लेते हैं तो फिर हमारा माइंड कहता है कि यार अभी 30 मिनट में हमने $100 अर्न कर लिया, अभी तो पूरे 24 घंटे पड़े हुए हैं यार, तो क्यों ना हम और अर्न ना कर ले। अगर मैं आधे घंटे में $100 अर्न कर रहा हूँ तो मैं 24 घंटे में पता नहीं कितने को 100 जो है ना डॉलर अर्न कर सकता हूँ। तो इट्स कॉल्ड ग्रीड, ठीक है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने जो गोल सेट किया $100 का, वो चाहे 1 सेकंड में अर्न करें या 1 घंटे में या 1 दिन में, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ करें, अपनी लाइफ को चिल करें, ठीक है। स्टडी करें, क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करें, लेकिन आपने ट्रेडिंग में मजीद नहीं कूदना, ठीक है। जितना गोल सेट किया उतना अर्न करें और साइड पे हो जाए। तो ग्रीड को आपने कंट्रोल करना है। उसके बाद आ जाएगा ट्रेड विद कैलकुलेशन नॉट इमोशन, ठीक है। आपने ट्रेड को कैलकुलेट करके पिप्स को कैलकुलेट करना है, ब्रोकर के स्प्रेड को देखते हुए अपने पिप्स को कैलकुलेट करना है, अपने कैपिटल को देखते हुए तमाम, यानी आपने कैपिटल को देखते हुए, आपने पिप्स को डिवाइड करते हुए आपने ये अपना जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी है वो पूरी आपके फिंगर टिप्स पे हो, पूरा आपका प्री प्लान हो आपके, यानी रिस्क उसमें बिल्कुल माइनर सा इन्वॉल्व हो। ये नहीं है कि 100% या आर या बार, ये वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेट करके, और इमोशंस जो है ना अपने, वो आपने कंट्रोल करने हैं। वो ये नहीं है कि जी देखी जाएगी यार, या तो क्या नाम है, अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं और इन्वेस्ट करने, नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप इसको एक नॉर्मल एक बिजनेस लेके चलें, क्योंकि आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना है। अगर आपकी जेब में अगर 100 रुपये पड़े हुए, या आपकी जेब में अगर 1 लाख रुपया पड़ा, अगर आज ही 1 लाख खत्म हो जाता है तो कल वो 1 लाख अरेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपनी इमोशंस को बचाएं, इसको कंट्रोल करें, चीज़ों को लॉन्ग टर्म लेके चलें, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 पे डेवलप क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप, ये मार्केट इतनी को फास्ट है, नैनो सेकंड्स के अंदर ये कहाँ से कहाँ मूव कर जाती है।
प्राइस आज कुछ और है तो 1 घंटे बाद कुछ और होगा। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन और ऑन द स्पॉट और फास्ट वे में आपको जो है ना ये डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो या तो सब्र करो, ठीक है। डिसीजन आपने फौरी लेना है, ठीक है। ये नहीं है कि जी गलत टाइम पे एंट्री ले लें और बाद में पछताते रहें कि यार मैंने लेट कर दिया, मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना, वैसा किया होता तो शायद आज ऐसा ना होता। तो ये चीज़ें हैं कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है और ऑन द स्पॉट लेना है, और ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी पेशेंस, ठीक है। आपने सब्र जो है ना वो सब्र कभी भी नहीं छोड़ना, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, ठीक है। सब्र, आप सब्र से काम करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है ना वो आपको ज़रूर जो है ना आपको आपका रिवार्ड देगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे बास टाइम, अब ये सब्र का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बास टाइम कोई आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और वो ऑलमोस्ट आपका अकाउंट वॉश करने वाली होती है, यानी आपको लॉस करने वाली होती है। उस टाइम आप क्या करते हैं, ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही आप ट्रेड क्लोज करते हैं वो ट्रेड आपकी फेवर में चलने लगे थी। फिर आप पछताते हैं कि यार काश मैंने इसको क्लोज ना किया होता तो आज मेरे पैसे के सारे रिकवर हो जाते विद प्रॉफिट, ठीक है। तो बात सेम इस तरह की ये मार्केट इस तरह का बिहेवियर शो करवाती है कि थोड़ा जिसमें आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है। अब किसी भी बड़े लॉस या बहुत बड़े प्रॉफिट से बचने के लिए देखें, प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आपको पता है कि ये मार्केट, इसमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप अपने लॉस को बचाने के लिए, कम से कम मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह की जो ऑप्शन है, उनके जो टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, अपनी ट्रेड पर आप टेक प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट वे है, ठीक है। आप ये चीज़ यूज़ करें। फिर उसके बाद मैनेज योर रिस्क वाइजली, ठीक है। अपने रिस्क को जो है ना वो आप मैनेज करें कि आपने कितने परसेंट रिस्क रखना है आपकी हर ट्रेड पर। जो भी नई ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो वो उसमें कितने परसेंट रिस्क इन्वॉल्व होना चाहिए और कितने परसेंट आपका जो अकाउंट है वो सेव रहना चाहिए, बिल्कुल सिक्योर। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लगाई है और आपके अकाउंट में $100 है, तो वो कितने डॉलर आपके लॉस हो जाएं तो आपका कितने परसेंट जो अकाउंट है वो बच जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 100% फंड पड़ा है, तो आप कहते हैं कि जो एक ट्रेड लगाई है ये 2% तक जो है ना मुझे लॉस कर लें ताकि बाकी 98% मेरा कैपिटल बचा रहे, ठीक है। तो ये प्री प्लान, ये सारी चीज़ें होती है रिस्क मैनेजमेंट। इसी को कहते हैं कि आपने रिस्क कितना मार्केट में अलाउ करना है, ठीक है। तो एनीवे उसके बाद नंबर 8 पे कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। वही इमोशन से रिलेटेड है जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया कि स्टे काम ड्यूरिंग बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इमोशनल ट्रेडिंग लीड्स टू कॉस्टली मिस्टेक्स, ठीक है। आप ठंडे यानी अपने आप को नॉर्मल रखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जी प्रॉफिट ज़्यादा है तो आप बिल्कुल क्या नाम है रिलैक्स हो जाएं और लॉस की दफ़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा करना, ठीक है। कंट्रोल रखें, हर चीज़ को बैलेंस रखें और कंट्रोल रखें। फिर उसके बाद मेंटेन आर ट्रेडिंग जर्नल्स, ठीक है, कि आप रिकॉर्ड ऑल योर ट्रेड टू लर्न फ्रॉम योर सक्सेसेस एंड फेलियर्स, ठीक है। इट हेल्प्स इंप्रूव योर फेलियर परफॉर्मेंस, ठीक है, फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। आप डेली बेसिस पे जो भी ट्रेड कर रहे हैं उसकी एक लॉग फाइल बनाते जाएं, उसकी एक एक्सेल में जो है ना डिटेल बनाते जाएं और उसको आप वीकली या डेली बेसिस पे सॉर्ट आउट करें कि यार मेरी कितनी पॉजिटिव गई है, कितनी नेगेटिव गई है, और अगर नेगेटिव गई है तो मैं क्यों नेगेटिव वाली साइड पे जा रहा हूँ, ये ज़्यादातर मेरे जो नताइज हैं, मेरा रिजल्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ पे वर्किंग करते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अपनी डेली बेसिस की जो ट्रेड है उसको आप उसकी हिस्ट्री जनरेट कर दें। आपको पता होगा कि आज पूरे दिन में मेरी इतनी, अगर 100 ट्रेड मैंने लगाई है तो मेरी 70 ट्रेड मेरी पॉजिटिव गई है, 30 मेरी लॉस में गई है, तो इट्स मीन कि मेरी ट्रेडिंग कुछ बेटर हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 10 पे है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट क्विक रीचेस, ठीक है। रियल सक्सेस इन फॉरेक्स कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंस प्रॉफिट डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूस लर्निंग, नॉट ओवरनाइट गेन्स, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है कि आप ना ट्रेड करें, कोशिश करें कि प्लान करें
कि मैंने पूरे दिन में 1 से 2 ट्रेड लेनी है या 10 से 12 लेनी है या 20 ट्रेड लेनी है, इसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं लेनी, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 ट्रेड मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने सिर्फ पूरे दिन में 5 ट्रेड लेनी है, अब वो 5 ट्रेड चाहे वो 5 की 5 लॉस में जाए चाहे 5 की 5 प्रॉफिट में जाए, मैंने छठी ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, 5 से ऊपर ट्रेड नहीं करनी। तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना एक गोल सेट करें, आप एक प्लान करें, ठीक है, कि मैंने आज के दिन का जो होमवर्क है मेरा वो मैंने इतना करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, बाकी कल पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि मसलन कंप्यूटर पे बैठे चलो जी ट्रेड एग्जीक्यूट की, प्रॉफिट हुआ, फिर एग्जीक्यूट की, प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया, फिर लॉस हो गया, इस तरह ये नहीं, ओवर ट्रेड ना करें। प्रॉफिट हो गया, गोल पूरा अचीव हुआ है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना वो पॉइंट्स है जो कि आप इसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो इंशाल्लाह फॉरेक्स में कामयाबी ही कामयाबी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सबसे जो मेन चीज़ होती है, देखें हर इंसान यही कहता है कि उसका फंड सिक्योर हो, उसका पैसा सिक्योर हो और उसकी मेहनत ज़ाया ना जाए, जैसे ही उसको प्रॉफिट आए वो उसके अकाउंट में जो है ना उसी टाइम विड्रॉ हो जाए। हर ट्रेडर की ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द प्रॉफिट को जो है ना वो निकाले, उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, ठीक है। ये हर प्रोफेशनल ट्रेडर या नॉर्मल ट्रेडर, हर इंसान की ज़रूरत होती है कि यार जिस मकसद के लिए उसने इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसा कमाने के लिए, तो जल्द से जल्द पैसा निकले तो वो सुकून में आए, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आपके पास एक लोकल बैंक होना चाहिए, ठीक है। सबसे, यानी ट्रेडिंग के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, जिससे आपने पैसा डाल के ट्रेड करनी है, फिर ट्रेड करने के बाद उस पैसे को निकालना कैसे है, ये हर बंदे को आना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि पैसे के बगैर यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, और पैसा जब आप डालते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि निकालें कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसे डाल के फंसा लेते हैं, उनको निकालना नहीं आता है, यानी कैसे विड्रॉ करते हैं उनको पता नहीं होता। और इन केस अगर वो किसी एक सोर्स से अगर डिपॉजिट कर भी लेते हैं तो वो उसका विड्रॉवल किसी गलत सोर्स से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे उनकी अमाउंट फंस जाती है, स्टक हो जाती है और वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में मैं आपको ये बताऊं कि आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये मैकेनिज्म है और किस तरह इसको अंडरस्टैंड करना है और किस तरह इसको लेके चलना है। सबसे पहला स्टेप, आपने आपका लोकल बैंक होना चाहिए। लोकल बैंक आपका किसी भी बैंक में हो सकता है, एससीबी, एमसीबी, यूबीएल, एचबीएल, वट एवर, कोई भी बैंक, मीज़ान बैंक हो या जो भी हो। आप अगर किसी और कंट्री में हैं तो आप अपने लोकल बैंक को देखें, अपनी सराउंडिंग में, इंडिया में है, जहाँ भी हैं, आप लोकल बैंक को देखें। सबसे पहले आपका एक अदद लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें, बात से ये होता है कि आपका लोकल बैंक जो है ना वो अलाउ नहीं कर रहा होता है कि मुल्क से बाहर पैसा जाए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आता है, या फिर आप कह लें कि कंट्री की कोशिश होती है कि मुल्क से बाहर जो है ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि पैसा बाहर ना जाए, ठीक है। बाहर तो ऑलरेडी पैसा है, बाहर से तो पैसा आ जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से पैसा बाहर ना जाए, क्योंकि पैसा ऑलरेडी हमारे मुल्क में किल्लत है पैसे की। तो ये नहीं, हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि मुल्क से पैसा बाहर जाए। तो लोकल बैंक बेसिकली जिनके पास अगर अवेलेबल नहीं है या वो यूज़ नहीं करना चाहते, तो वो क्या करें, वो लोकल बैंक की बजाय इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक को यूज़ करें, ठीक है। इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक, या कह लें कि ऑनलाइन गेटवे कह लें, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे कह लें, जिसमें अगली स्लाइड में मैं ये चीज़ बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा बता देता हूँ। इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक लाइक जैसे पेपॉल है, ठीक है, आपने अक्सर नाम सुना होगा। पूरी दुनिया में पेमेंट जो है ना वो पेपॉल के थ्रू भी हो रही है, वो पेमेंट गेटवे है। जैसे आपका लोकल बैंक एक पेमेंट गेटवे है, इसी तरह आपका इंटरनेशनल ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे है, जिसमें पेपॉल है, स्क्रिल है, नेटलर है, फिर
BTC वॉलेट है, फिर उसके बाद USDT वॉलेट है, फिर और अदर बेशुमार क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है जो कि आपको पेमेंट गेटवे के तौर पे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए। ठीक है, आपके पास एक लोकल बैंक होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप एक इंटरनेशनल बैंक आप ले लें, स्क्रिल ले लें, आप नेटलेस ले लें, कोई भी USDT ले लें, यानी BTC का वॉलेट ले लें या USDT का वॉलेट ले लें। ठीक है, उसके थ्रू भी आप ब्रोकर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। आप ना पेमेंट उस बैंक से ब्रोकर में इन्वेस्ट करते हैं। ब्रोकर में आपका एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंट आपका लोकल बैंक या इंटरनेशनल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे में एक अकाउंट होना चाहिए, और एक अकाउंट आपका ब्रोकर में होना चाहिए, यानी जो भी XYZ ब्रोकर होगा उसमें आपका एक अकाउंट होगा। पैसे आप अपने लोकल बैंक से या इंटरनेशनल बैंक से आप ब्रोकर के अकाउंट में डालेंगे, यानी आप ब्रोकर के अपने अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, ब्रोकर में अपने अकाउंट में जब पैसे आप डालेंगे तो यहाँ पे फिर आपकी ट्रेडिंग कहाँ स्टार्ट होगी? ब्रोकर के अकाउंट के अंदर पैसे डालने के बाद। ठीक है, फिर आपने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, किसी भी करेंसी को बाय करना है या सेल करना है, वो फिर ब्रोकर सर्विसेज दे रहा होता है आपको इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड बाय करने में, सेल करने में। ये ब्रोकर रोल प्ले अदा कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी मैं अगली स्लाइड में आपको ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि आपको कल को पैसे डिपॉजिट करने में और विड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड। अच्छा, रिकमेंडेड पेमेंट गेटवे, ये कुछ पेमेंट गेटवे जो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ब्रोकर में पैसा डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, तो ये कुछ पेमेंट गेटवे जिसको आप अपने मौके की मुनासबत और सर्विसेज के हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं या एशियन कंट्रीज में तो अपने लोकल बैंक के थ्रू डिपॉजिट करें। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने लोकल बैंक के थ्रू डिपॉजिट करें, क्योंकि आपको पैसे निकालने और पैसे डिपॉजिट करने में आसानी होती है। और अगर फ़र्ज़ करें वर्ल्ड वाइड अगर आपने वर्किंग करनी है और आपके पास लोकल बैंक नहीं है, तो फिर आप स्क्रिल का आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिल पे आप किसी भी जगह से, चाहे बाइनांस में जाके USDT या डॉलर्स आप बाय करके उसको स्क्रिल में मंगवा सकते हैं, फिर स्क्रिल के थ्रू ब्रोकर में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। इस तरह नेटलर है, ये सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हैं। ठीक है, इसी तरह BTC वॉलेट, यानी आप ब्रोकर के अकाउंट में आप BTC के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं या USDT के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि आप अगर किसी के साथ काम कर रहे हैं तो आप उससे डॉलर परचेज भी कर सकते हैं। वो क्या करेगा, अपने जो ब्रोकर का जो अपना अकाउंट है उसमें से आपके अकाउंट में, वो अगर सेम ब्रोकर होगा तो वो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, जिसको हम इंटर ट्रांसफ़र फंड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो फंड है वो डिफरेंट पेमेंट गेटवे को यूज़ करते हुए आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन था। ये हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा, ये मार्केट काम कैसे करती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज करती हैं इनके प्राइस को अप डाउन करने में। तो मेरे ख्याल है कि मैंने मैक्सिमम डिटेल में जाके आपको गाइड करने की पूरी कोशिश की है, ताकि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी है वो आपको समझ आ जाए कि ये बेसिकली है क्या, ये स्टार्ट से लेकर एंड तक की कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर्स टू ऑनवर्ड 20 लेक्चर तक अब ये एडवांस लेवल की चीज़ें होंगी। दूसरे लेक्चर में हम डेमो अकाउंट को बनाना और डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट को एक साथ बनाएंगे, फिर उसको अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे और इन चीज़ों पे हम उसको कन्फिगर करेंगे, सेट करेंगे। फिर उसके बाद टूल की जो ट्रेडिंग टूल्स हैं और जो टर्मिनल है मोबाइल पे यूज़ करने वाला या लैपटॉप पे, उसको कस्टमाइज कैसे करेंगे पूरे, यानी मुकम्मल तौर पे उसका जो इस्तेमाल है, प्रॉपर ग्रिप आ जाएगी आपको उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। तो वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो दूसरा लेक्चर है वो बहुत ही मज़ेदार है और सबसे अहम है, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर आपने 20 लेक्चर या पूरी ज़िंदगी जो आपने ट्रेड करनी है
वो तमाम चीज़ें, वो तमाम टूल्स अब दूसरे लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसको इंस्टॉल भी करेंगे अपनी डिवाइस पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे। लैपटॉप पे भी मैं करना सिखाऊंगा और मोबाइल पे भी करना सिखाऊंगा। उसके पूरे फीचर्स को हम एक्टिव करेंगे और फिर आस्ता आस्ता उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन पर बेस्ड था, ये हमने इंट्रोडक्शन को बहुत आसानी से मैंने डिलीवर करने की कोशिश की है। आपने जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिएगा इस पहले लेक्चर से रिलेटेड। ये नहीं है कि पहले लेक्चर में आप 20वें लेक्चर का क्वेश्चन करें, अभी ना कीजिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने किस टाइम आपको कौन सा मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न स्किल्स आपको देनी है। वो मैं मौके की मुनासबत के तहत जब उसका वक्त आएगा तब वो चीज़ मैं आपको लाजमी डिलीवर करूँगा, ठीक है। अभी क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं कोई भी मुश्किल चीज़ आपको नहीं बता सकता जिससे आप पजल हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। जो भी आपकी क्यूरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, नोटबुक पे नोट करके फिर मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे ही आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इनकेस अगर नहीं होता तो फिर हम जूम मीटिंग के थ्रू लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके वो तमाम कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।